गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मस्त हो? चलो बढ़िया है। तो आज हमें हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करना है ना, जिसमें हम लोग एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज हमें पता चलेगा कि एल्केन किस टाइप की रिएक्शंस देता है। अभी तक इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि एल्केन कैसे बनता है, ठीक है। बीच बीच में खांसते खांसते पढ़ा दूंगा मैं। हाँ, तो आइए बात करते हैं आज कि हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 4 सिंपल टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। आज ज्यादा इधर उधर कर नहीं पाएंगे क्योंकि जैसे ही मैं इधर से उधर हुआ, बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा हूं तो अचानक से खांसी हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम एल्केन की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एल्केन हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन देता है वो हम आज सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन, है ना, इसका पायरोलिसिस, सारी रिएक्शंस जो भी एल्केन की होती हैं तो वो हम यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है ये डीएफपी? क्या है? व्हाट इज डीएफपी? डीएफपी लिख रहे हो आप लोग बार बार। अच्छा, कमेंट्स, अच्छा चैट प्राइवेट कर दिया, ठीक है। और चलिए अब आते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं बार बार बोलता हूं बच्चों कि एक लेक्चर आप खत्म नहीं होता है मान लो आपके, तो आप लोग पूरा वो हो जाते हो कि सर पता नहीं अब कैसे होगा, क्या होगा। बस हम हैं टीचर, आप हैं स्टूडेंट, आपका काम है पढ़ना, रादर देन कि सर टेस्ट सीरीज किया था। अब आपके डाउट किस तरह के आते हैं? टेस्ट सीरीज ऑर्डर किया था सर, वो आया नहीं सर, वो ये वाला कुछ हुआ था 3D में, ये चल नहीं रहा है सर, उस वाले सब्जेक्ट की, उस वाली क्लास के, उस वाले में पीडीएफ अपलोड नहीं है। अबे भाई पढ़ लिया करो तुम, कभी ये भी तुम्हें ये भी पढ़ लिया करो। और वो सारी चिंताएं कि ये कब होगा, ऐसे कब पहुंचेगा, वो मेरे घर पे नहीं आया, वो सारी चिंताएं भी हो जाएंगी एक एक करके, टाइम पे अपने अपने हो जाएगा। अभी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन कितने तरीकों से बन सकता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अभी हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन के बारे में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, आइए। तो सर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन आपके पास एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन आपके पास पढ़ना है वो है फोटोहेलोजिनेशन, ठीक है। इसका नाम है हेलोजिनेशन रिएक्शन, बट इसको कंप्लीट नाम में फोटोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब फोटोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है? तो देखो, फोटो का मतलब सनलाइट से है, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब एनर्जी, और एनर्जी सनलाइट से आएगी रिएक्शन में। तो फोटोहेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोहेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसी को हम फोटोहेलोजिनेशन कहेंगे। अब फोटोहेलोजिनेशन में आपको बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी है। एक पढ़ना है फ्लोरिनेशन, कि एल्केन में अगर हम Cl2 ऐड करते हैं, F2 ऐड करते हैं तो कैसे होगा। फिर क्लोरीनेशन, यानी कि एल्केन में अगर हम क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उसके आगे हम ब्रोमीन ऐड करेंगे एल्केन में तो कैसे होगा। और फिर आपके पास आयोडीनेशन हो जाएगा। तो फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, एंड देन फोर्थ विल बी योर आयोडीनेशन। तो फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन आपके पास ये चारों पढ़ना है। फोटोहेलोजिनेशन में ये चार पढ़ना, हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म भी है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, वो भी हम पहले देखेंगे और फिर एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। फोटोहेलोजिनेशन के बाद आपको बच्चों सेकंड नाइट्रेशन पढ़ना है, कि एल्केन में अगर हमें NO2 ऐड करना हुआ तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
एल्केन में ही अगर सल्फोनेशन करना हुआ, एल्केन में अगर SO3H लगाना है, तो फिर आप कैसे करोगे? तो एल्केन में सल्फोनेशन पढ़ेंगे। एक और होता है एल्केन में जिसको हम कहते हैं एल्केन का क्लोरोसल्फोनेशन। एल्केन का क्लोरोसल्फोनेशन जिसको हम रीड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन का नाम लिख दिया गया है रीड रिएक्शन। आपने सुना तो होगा ही ये रीड रिएक्शन, ये सिलेबस में है क्लोरोसल्फोनेशन, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में। ये हो गए आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये एल्केन के इतने सारे क्या हैं, दे आर एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये एल्केन की जो मेन रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, वो कौन सा होता है? तो एल्केन का मेन केमिकल रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करके। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम अभी यहां पे ये चारों के फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो एल्केन के कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे आपने नॉर्मली पढ़ा था एल्केन का कंबशन रिएक्शन। जो फिफ्थ पार्ट है वो है एल्केन का कंबशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम इसको सब में पढ़ेंगे, एल्कीन का भी कंबशन पढ़ेंगे, एल्काइन का भी कंबशन पढ़ेंगे, बट एल्केन का कंबशन पढ़ेंगे। एल्केन को फर्दर हम ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, यानी कि एल्केन से हम एल्कोहल बनाते हैं, एल्केन से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्केन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो ये तीनों कंबशन भी होगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होगा। फिर आपके पास सातवां, यानी कि एल्केन आइसोमेराइज कैसे करेगा, तो एल्केन का आइसोमेराइजेशन भी पढ़ेंगे। एल्केन एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाता है एल्केन से, तो वो भी हम पढ़ेंगे, एल्केन का एरोमेटाइजेशन। और ये सारे केमिकल रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। उसके बाद नाइन्थ एंड द लास्ट इज पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। नाइन्थ एंड द पायरोलिसिस, नाइन्थ एंड द लास्ट जो आपके पास होगा वो होगा पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स, या पायरोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसको आप बोल दीजिए, पायरोलिसिस ऑफ ये सारे केमिकल रिएक्शंस बच्चों आपको पढ़ने हैं, एक एक करके हम सबके डिटेल में जाएंगे। पहले हम स्टार्ट इधर से करेंगे और फिर आज का क्लास का एंड हो जाएगा पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स से। ठीक है, चलिए तो फोटो हेलोजिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, हाँ, क्रैकिंग और पायरोलिसिस वहीं पे जाके देखेंगे। ठीक है, ये सारे आपको लग रहा होगा नए नए में, ये सब यहां से 6 से लेकर के इनफैक्ट 5th 5वें से लेकर के 9वें तक जनरली कोचिंग्स में इसको अवॉइड किया जाता है, बट अपन पढ़ेंगे इसको क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 3-4 साल में एक बार कभी इस पर क्वेश्चन आता है, आपका हो सकता है आपके साथ आ जाए, तो पढ़ के जाना है। आ जाओ, तो सबसे पहले अभी फोटो हेलोजिनेशन लिखते हैं, उसकी मैकेनिज्म के साथ हम ये चारों कंप्लीट करते हैं, और फिर हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन और ये सब करेंगे। तो फोटो हेलोजिनेशन क्या है? आइए केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, फोटो हेलोजिनेशन क्या है। देखो, हेलोजिनेशन से इतना क्लियर हो रहा है कि हेलोजन का एडिशन हो रहा है, हेलोजिनेशन से इतना क्लियर है कि हेलोजन का एडिशन हो रहा है, लेकिन एल्केन में हेलोजन का ऐड होगा। इसका मतलब किसकी जगह पे? तो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन ऐड होगा, इसी को हम हेलोजिनेशन कहते हैं। व्हाट इज हेलोजिनेशन? आइए सबसे पहले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एल्केन में क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ removal of hydrogen and addition of halogen in the presence of sunlight। ठीक है ना, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, HNu, in the presence of sunlight, या फिर आप क्या बोलोगे HNu। ठीक है, इस कॉल्ड फोटो हेलोजिनेशन, इसको हम कहते हैं बच्चों फोटो हेलोजिनेशन। एल्केन में सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजन का ऐड होना, लेकिन हाइड्रोजन हटेगा तब, इज कॉल्ड फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन, फोटो हेलोजिनेशन। अच्छा, जब हाइड्रोजन हट रहा है और हेलोजन लग रहा है, तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले या एडिशन रिएक्शन बोले?
तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर सीधा बोलो दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, तो समझाता हूं। मैकेनिज्म में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोटो हैलोजिनेशन क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। फोटो हैलोजिनेशन गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कैसे होता है यही मेजर होगा। तो देखो आपके पास मान लीजिए एक एल्केन है, RH लिख देता हूं, दिस इज एल्केन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं X2, मतलब Cl2, Br2, I2, F2, X कैन बी एनीथिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ HNu या सनलाइट तो क्या होगा आपके पास। देखो सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा मैकेनिज्म देता हूं, अभी मैकेनिज्म डिटेल में आने वाला है। तो ये बॉन्ड टूट के R फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बनेगा। पहली बात ये क्लियर हुई, ये बॉन्ड टूट के R फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल होगा। X2 में ये बॉन्ड टूट के X फ्री रेडिकल और दूसरा वाला X फ्री रेडिकल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNu सनलाइट। ये दोनों ही फ्री रेडिकल HNu या सनलाइट के प्रेजेंस में बन रहे हैं। ये भी नॉन पोलर है। कल मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखाया था कि ये पोलैरिटी नहीं शो करता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, पोलैरिटी जीरो है। तो दोनों जगह यहां ऑलमोस्ट जीरो पोलैरिटी, यहां पोलैरिटी जीरो, दोनों जब टूटेगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्रॉस कॉम्बिनेशन होगा। तो देखो हाइड्रोजन हट गया और हैलोजन बन गया है, और सिमिलरली दूसरा क्रॉस कॉम्बिनेशन होकर HX मॉलिक्यूल बन चुका है। क्लियर है? क्लियर है। हुआ कैसे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्यों टूटता है, पोलैरिटी डिफरेंस जीरो है। अगर पोलैरिटी है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो केटायन एनायन में टूटता, लेकिन यहां पे पोलैरिटी नहीं है, यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये फ्री रेडिकल में टूटेगा और क्रॉस कॉम्बिनेशन होगा। ये दोनों टूट गया, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ? कौन कौन से रिएजेंट्स है जो ये काम करा देंगे, तो देखो या तो HNu लिखा हो, ठीक है ना, अलग से लिख लेते हैं, या तो आपके पास HNu लिखा हो तो भी ये काम हो जाएगा, या तो आपके पास सनलाइट लिखा हो, ठीक है ना, या तो आपके पास सनलाइट लिखा हो तो भी आपके काम हो जाएगा, या तो आपके पास HNu सनलाइट यूवी रेज लिखा हो तो भी ये काम हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज भी उसी का फॉर्म है तो भी काम हो जाएगा, या फिर आपके पास टेम्परेचर लिखा हो 250 से 400 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपके पास टेम्परेचर लिखा हो 250 से 400 डिग्री सेल्सियस तो भी आपके पास ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपके पास HNu है, सनलाइट है, यूवी रेज है, टेम्परेचर है 250 से 400, ये काम ये करा देंगे। ठीक है, ये सारे रिएजेंट्स के प्रेजेंस में क्या होगा आपके पास, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से फ्री रेडिकल में टूटेगा, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होने की वजह से फ्री रेडिकल में टूटेगा, क्रॉस कॉम्बिनेशन होगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मान लीजिए पेरोक्साइड प्लस Cl2, मान लीजिए पेरोक्साइड प्लस Cl2 तो भी ये आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा। सिक्स्थ पेरोक्साइड प्लस Br2 तो भी आपके पास ये मैकेनिज्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अभी आ रहे हैं चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन वाले टर्मिनोलॉजीज पे आ रहे हैं, पहले आप इसको लिखेंगे। ठीक है, आइए अब आते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर है, यहां तक सारे चीज क्लियर है। लेक्चर 3 का नोट्स अभी अपलोड होगा, इसके बाद में दूंगा लेक्चर 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आपके पास HNu हो गया, सनलाइट हो गया, यूवी रेज हो गया, टेम्परेचर हो गया, पेरोक्साइड प्लस Cl2, पेरोक्साइड प्लस Br2, ये 6 केसेस हैं जहां पे ये सारी, यहां पे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं सर फोटो हैलोजिनेशन में रिएक्टिविटी किस तरह से डिसाइड होगी। फोटो हैलोजिनेशन में रिएक्टिविटी किस तरह से डिसाइड होगी, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। मैकेनिज्म पे भी आते हैं, पहले रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, F2 रिएक्ट करेगा या Cl2 रिएक्ट करेगा या Br2 या I2।
तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन में आपके पास आने वाला है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन में F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। F2 विल बी हाईली रिएक्टिव। रीजन सब देखो यहां पे, अच्छा Cl2 उससे कम होगा, रीजन अभी बताता हूं। Br2 उससे भी कम होगा और I2 सबसे कम रिएक्टिव होगा। इनफैक्ट I2 में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है तब जाकर रिएक्शन होता है, वो भी हम बताते हैं। F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज है, छोटा साइज है तो लोन पेयर पास पास आ गए। अब यहां पे क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन। F2 में लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक हो जाता है तो बहुत आसानी से टूट जाता है। बॉन्ड वीक हो जाता है, बहुत आसानी से टूटता है। वही अगर हम आयोडीन की बात करें तो साइज हो गए बड़े बड़े, और बड़े बड़े साइज यानी कि लोन पेयर हो गया दूर दूर, बड़ा बड़ा साइज हो गया लोन पेयर हो गया दूर दूर, और अगर लोन पेयर दूर हो गया, लोन पेयर रिपल्सन कम हो गया, वीक हो गया। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है, मोर। लोन पेयर रिपल्सन कम है, यानी कि लोन पेयर रिपल्सन लेस है, मोर। और फिर यहां पे क्या है, लोन पेयर रिपल्सन कम है। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है, लोन पेयर रिपल्सन कम है। आपके पास बन गया एक रिएक्टिविटी ऑर्डर F2Cl2 Br2 I2 से। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक एक करके हम आते हैं कि सर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम बार बार बोल रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। बट ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ये 3 स्टेप में होता है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। अब एक एक करके हमें इनिशिएशन पढ़ना है, फिर प्रोपगेशन पढ़ना है, फिर टर्मिनेशन पढ़ना है। एक एक दो लाइन का है, आराम आराम से करते हैं एक एक करके। आइए, तो देयर आर 3 स्टेप्स इन फोटो हैलोजिनेशन। आइएगा, फोटो हैलोजिनेशन में देयर आर 3 स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स इन फोटो हैलोजिनेशन। तो फोटो हैलोजिनेशन में बच्चों आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होंगे फोटो हैलोजिनेशन में? सबसे पहले आपके पास जाएगा चेन इनिशिएशन, सबसे पहले आपके पास आएगा चेन इनिशिएशन, फिर आएंगे आपके पास चेन प्रोपगेशन, चेन इनिशिएशन, एंड देन आपके पास आएंगे चेन प्रोपगेशन, फिर चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स में एक एक करके होगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और फिर चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं इन तीनों में चेन इनिशिएशन क्या होता है, चेन प्रोपगेशन क्या होता है, चेन टर्मिनेशन क्या होता है। कोई आप लोगों को हिंट है कि इनिशिएशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, प्रोपगेशन कैसे होगा? तो आइए, चेन इनिशिएशन, इन तीनों में कोई भी फ्री रेडिकल फोटो हैलोजिनेशन, कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा ना, इन्हीं 3 स्टेप से आएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, इसमें हमें एनर्जी देना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप में बच्चों हमें एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सबसे पहले वाले में एंडोथर्मिक यानी कि एनर्जी देना पड़ता है, और सबसे लास्ट वाले में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन पहले, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज चेन इनिशिएशन। आइए एक हेडिंग लगाते हैं, चेन इनिशिएशन। लगा हुआ है या फिर अपने को लगाना है? सीधा क्वेश्चन है। आइए तो अपन करते हैं, यहां तक आपने लिख लिया है क्या? यहां तक लिख लिया है। आइए तो सबसे पहले अभी इनिशिएशन प्रोसेस को पढ़ेंगे, फिर प्रोपगेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे और फिर टर्मिनेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लिया है? चलिए अब आते हैं, देखो यहां पे चेन इनिशिएशन कैसे करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं चेन इनिशिएशन। कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इन्हीं 3 स्टेप से होके जाता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन से। आइए तो चेन इनिशिएशन सबसे पहले क्या होगा, जो आपका X2 होता है, X2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, मान लो हमें क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मान लो हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो जो हमारा Cl2 है, जो हमारा Cl2 है, Cl बॉन्ड, उसको हमने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड किया।
जो हमारा Cl2 है Cl बॉन्ड, उसको हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, तो क्या बन गया आपके पास, देखोगे तो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री चेन इनिशिएशन, यानी कि सबसे पहले फ्री रेडिकल इनिशिएट हुआ है, तो ये प्रोसेस में कोई दिक्कत, इनिशिएशन प्रोसेस में एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। हम यहां पे एनर्जी इसमें दे रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी हम दे रहे हैं। अब चेन इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी चेन टर्मिनेशन, सॉरी चेन प्रोपागेशन। तो आइए चेन प्रोपागेशन का क्या है, सबसे पहले फ्री रेडिकल क्रिएट कर दिया, प्रोपागेशन। अब क्रिएट करने के बाद प्रोपागेशन की बात करते हैं, चेन प्रोपागेशन की बात कर लेते हैं, ध्यान दो। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन चुका है, हां। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, CH4 यानी कि जो एल्केन होता है ना, एल्केन से मिलता है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एक बार इनिशिएट कर दिया, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किससे मिला है, एल्केन से मिला है। अब एल्केन क्या करता है सर, फ्री रेडिकल बार बार इसमें कोलिजन करेगा, ये एक फ्री रेडिकल है, ये एक एल्केन है, तो ये फ्री रेडिकल बार बार इस मॉलिक्यूल में कोलाइड करेगा। इस कोलिजन की मदद से क्या हुआ, इस कोलिजन की मदद से सर ये एल्केन फ्री रेडिकल बनके तैयार हो जाता है। सर ये वाला क्या होता है, आज H फ्री रेडिकल अलग और एल्केन फ्री रेडिकल को अलग कर देता है, यहां से CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल को तोड़ देगा। इस Cl फ्री रेडिकल ने ड्यू टू रैपिड कोलिजन एंड मल्टीपल कोलिजन इसको भी रेडिकल में तोड़ देगा, ठीक है, और H फ्री रेडिकल बन गया। H फ्री रेडिकल जो है वो Cl से कन्वर्ट हो जाता है HCl में, H फ्री रेडिकल जो है HCl में कन्वर्ट हुआ। लेकिन हुआ क्या, चेन प्रोपागेट हो गया आगे की तरफ, प्रोपागेट करना यानी कि आगे की तरफ अपने चीजों को बढ़ा देना, ठीक है। सबसे पहले ये फ्री रेडिकल बना, इसने अपनी चीजों को आगे बढ़ा दिया। देखो Cl फ्री रेडिकल ने मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया है, हाइड्रोकार्बन एल्केन फ्री रेडिकल बना दिया, प्रोपागेट कर दिया। अच्छा अब ये क्या करेगा, ये बड़ी सिंपल है सर, ये CH3 फ्री रेडिकल बन गया, फिर ये Cl2 से रिएक्ट करेगा। भाई एक दो थोड़ी ही लेते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल लेते हैं, तो बहुत सारे Cl के मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे एल्केन के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये क्या करेगा, एल्केन के मॉलिक्यूल ने वापस से प्रोपागेट किया। भाई ये इससे अब वापस से रैपिड एंड मल्टीपल कोलिजन करेगा, जिसकी वजह से फिर से Cl फ्री रेडिकल बने। और देखो आप, तो आपके पास बन गया है CH3 फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल है, CH3Cl बन गया। देखो सबसे पहला आपके पास हैलोजिनेशन प्रोसेस आ चुका है, सबसे पहला हैलोजिनेशन प्रोसेस आ चुका है, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन लग गया, हैलोजिनेशन हो चुका है। चेन प्रोपागेशन में क्या होता है, एक फ्री रेडिकल दूसरे तरह के फ्री रेडिकल को जनरेट करता है, फिर दूसरा वाला फिर पहले वाले को जनरेट करता है। अब देखो ये Cl फ्री रेडिकल वापस से ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यहां पे रिवर्सिबल नहीं, वापस से ये रिपीट होगा, Cl फ्री रेडिकल वापस से कंज्यूम होगा, फिर CH3 बनाएगा, फिर CH3 वापस से ये बना देगा, फिर वापस ये बनेगा, फिर वापस ये बनेगा, वापस ये बनेगा, वापस ये बनेगा, वापस ये बनेगा, वापस ये बनेगा। तो ये प्रोपागेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और ये इन्फिनाइट तक चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है ना, ये इन्फिनाइट तक रिएक्शन चलता रहेगा। अब देखो चेन प्रोपागेशन के बाद नेक्स्ट आता है कि यार इसको कहीं तो रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये इन्फिनाइट रिएक्शन होता चला जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये इन्फिनाइट रिएक्शन होना पड़े, कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। तो फाइनली हम क्या करते हैं, चेन टर्मिनेशन प्रोसेस में लेते हैं, और चेन टर्मिनेशन क्या करता है बच्चों, कहीं ना कहीं जाके रोक जाता है। देखो तो क्या करेगा, Cl फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करा देते हैं, तो देखो ये जाके रिएक्शन रुक गया। सिमिलरली CH3 फ्री रेडिकल अपने जैसे CH3 फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करा लेते हैं, तो फिर आपके पास देखो CH3 बन गया। भाई हो सकता है कुछ क्रॉस भी मिल जाए, यानी कि CH3 फ्री रेडिकल Cl से भी जाके जुड़ जाते हैं और आपके पास CH3Cl बनके तैयार हो जाता है। तो ये बन गया आपके पास फोटो हैलोजिनेशन। कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्हीं 3 स्टेप से होकर गुजरता है। कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कोई भी नहीं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले जनरेट हो रहा है रेडिकल, इनिशिएट हो रहा है, पहले रेडिकल बना, उस रेडिकल ने दूसरे टाइप का रेडिकल बनाया, दूसरे टाइप ने फिर पहले टाइप का रेडिकल बनाया। तो कुछ हमारे पास फोटो हैलोजिनेशन यहां हुआ, कुछ फोटो हैलोजिनेशन यहां होगा, और इस तरह से फोटो हैलोजिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जब भी ये फ्री रेडिकल्स अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो क्या होता है, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो स्टेबल बनेगा, और जब भी स्टेबल बनता है एनर्जी रिलीज होती है। जब भी स्टेबल चीज बनता है हमेशा हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, एंड देयरफॉर चेन टर्मिनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हमने लिखवाया हुआ है आपको, इसीलिए चेन टर्मिनेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, हायर एल्केन इंडिकेट द टर्मिनेशन स्टेज, बिल्कुल सही है। हायर एल्केन जो आ गया वो आपके पास टर्मिनेशन के पास चला गया, कि वहां पे जाके रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, स्लो में कौन सा है बेटा, ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है ये स्लो स्टेप्स है, ये जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं ये आपके पास स्लो स्टेप्स है। ठीक है, और ये जो चेन प्रोपागेशन होता है ये रिपीटेशन में होता है, ये जो चेन प्रोपागेशन होता है रिपीटेशन में ये रिएक्शन होते रहता है, रिपीटेशन में ये रिएक्शंस होते रहते हैं। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़े। अब आते हैं एक एक करके, जैसे मान लीजिए आपके पास मान लो ये एल्केन है, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें Cl2H डाला, हमने क्या किया, सबसे पहले Cl2H डाला, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले Cl फ्री रेडिकल जनरेट हुआ होगा, वो Cl फ्री रेडिकल ने मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया होगा, उस मिथाइल फ्री रेडिकल ने आगे जाके CH3Cl बनाया होगा, यानी कि चेन प्रोपागेशन स्टेप में जाके CH3Cl बन चुका है। ओके है, ओके है, एकदम बढ़िया। इसमें Cl2H डालोगे अगर आप, इसमें जाके अगर आप Cl2H डालते हो तो क्या होगा, तो आपके पास बनता है बच्चों CH2Cl2, हाँ है ना। फर्दर जब Cl2H डालते हो, फर्दर जब Cl2H डालते हो तो इट बिकम CH3Cl, और फर्दर जब Cl2H डालते हो तो इट बिकम CCl4, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इट बिकम CCl4। तो देख लो आपके पास ये फोटो हेलोजिनेशन होते जाता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे बात, पहली बार में पहला होगा, दूसरी बार में दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, तीसरी बार में तीसरा हाइड्रोजन हटेगा, एंड सो ऑन, चौथा हाइड्रोजन हटेगा। ठीक हो गया। जब आपने एक्सेस में दिया है Cl2, ठीक है ना, जैसे मान लो यहां पे वैसे तो एक एक स्टेप में ही हेलोजिनेशन होता है, बट मान लो मैंने क्या किया है, CH4 ले लिया, ठीक है, एक्सेस में ले लिया, CH4 को हमने क्या ले लिया है, एक्सेस में ले लिया है, और Cl2 की हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन, तो क्या होगा, ये एक्सेस में लिया है तो मिथाइल फ्री रेडिकल एक्सेस में बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल एक्सेस में बनेगा, तो फाइनली आपके पास बनेगा CH3Cl प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैंने यहां पे CH4 और Cl2 एक्सेस में ले लेता हूं तो क्या होगा, Cl2 एक्सेस में लेता हूं तो क्या बनेगा, तो बहुत सारे Cl फ्री रेडिकल बनेंगे। अब बहुत सारे Cl फ्री रेडिकल बनने की वजह से CCl4 तक प्रोडक्ट चला जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग एक्सेस में है तो दोनों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देंगे, ध्यान रखिएगा बस। दोनों एक्सेस, मिथाइल है तो मिथाइल वाला प्रोडक्ट बनेगा, Cl एक्सेस में है तो Cl ज्यादा वाला प्रोडक्ट बनेगा। यही सही है बेटा, समझ में आया, यही सही है बोथ सर वहां CHCl3 होगा, कहां पे, अच्छा ये वाला ना, हाँ ये वाला आप बस चेंज कर लीजिए, CHCl3 होगा, ठीक है, ओके, CH और फिर Cl3 हो गया, CHCl3 हो गया फाइनली, और फिर CCl4 बन गया, हो गया, क्लियर है। तो एक एक स्टेप में ही होता है, बट अगर आपने एक्सेस में ले लिया है तो इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक्सेस में ले लिया है तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब एक एक करके हम इनको क्वेश्चंस में लगाते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस में लगाते हैं। जब आप क्वेश्चन में लगाओगे, यहां आओ, जैसे मान लो ये क्लोरीनेशन स्टेप है, अब मुझे प्रोडक्ट बताना है, इसमें कोई भी एक्सेस में नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई भी एक्सेस में नहीं लिखा है तो एक एक, मतलब सबसे पहले पहला हाइड्रोजन हटके हेलोजन लगेगा, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन हटके हेलोजन लगेगा, तीसरे स्टेप में तीसरा हाइड्रोजन हटके हेलोजन लगेगा, एक एक करके ही होगा। अगर कोई भी एक्सेस में मेंशन नहीं है तो कोई भी एक्सेस में मेंशन नहीं है तो अब देखो H की जगह D है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, H की जगह D है तो एक ड्यूटेरियम हटेगा,
और वहां पे Cl लग जाएगा, तो CD3Cl बन के तैयार हो गया। ठीक है, फिर यहां पे जो डी फ्री रेडिकल बना है वो Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन होके DCl बना लेगा। सर डी फ्री रेडिकल जो नहीं मिला है Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन होके DCl बना लेगा। क्लियर हो गया? एक एक करके क्लियर हो गया, समझ में आया? अब जैसे यहां पे आओगे, जैसे CT4 कर दिया है, कोई भी एक्सेस में मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले पहला ट्रीशियम जो है वो निकलेगा और CT3Cl बना लेगा। ठीक है, और T फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलकर TCl बना लेगा। ठीक है, T फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलकर TCl बना लेगा। श्वेता पांडे जी एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब। एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज CD3Cl, CT3Cl एंड सो ऑन, आपके पास ये रहा। आइए, जैसे मान लो आपके पास ये 3 क्वेश्चन रहे, अगेन आप देखो इन तीनों में से किसी में भी एक्सेस नहीं दिया हुआ है कि मीथेन एक्सेस में है, एल्केन एक्सेस में है या हेलोजन एक्सेस में, कोई भी एक्सेस में नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कराना है। चलिए देखते हैं, पहला प्रोडक्ट मिलाते हैं। तो सर PH3CCH एक ही हाइड्रोजन है, तो बस एक ही हाइड्रोजन है, एक बार में ही प्रोडक्ट बन जाएगा। पीएच हाइड्रोजन हटेगा और Cl लग जाएगा, एंड फाइनली आपके पास जो H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल से HCl बन जाएगा। ठीक है, H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल से HCl बन जाएगा। वहां देखो PH2C 1 2 3, यहां पे CH2 आएगा, मिसिंग है, यहां पे CH2 आएगा, है ना? अब आइए, तो सर इसमें क्या होगा, एक एक करके होगा। तो पहला हाइड्रोजन हटेगा और Cl लग जाएगा, तो पहला हाइड्रोजन हटेगा और आपके सामने Cl बन जाएगा PH2, फिर आपके सामने CH और वो जाके जुड़ जाएगा Cl से, फिर H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलके बेटा HCl बन जाएगा, H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल हटके HCl बन जाएगा। यहां आ जाओ, इस बार क्या होगा सर, 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, कोई भी एक्सेस में मेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हाइड्रोजन हटेगा और आपके पास Cl बनेगा और फाइनली HCl फ्री रेडिकल बन जाएगा। फाइनली आपके पास HCl फ्री रेडिकल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब भी आपके पास हैलोजिनेशन हो और कोई भी एक्सेस में मेंशन नहीं है, तो एक एक हाइड्रोजन हटाइए और Cl लगाते जाइए। बस ये दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये चल रहा है। ठीक हो गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये चल रहा है। आगे बढ़े, अब एक नोट लिखते हैं, अब एक नोट लिखते हैं कि अगर आपके पास क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन का एडिशन कराना है, तो क्लोरीनेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन। ये नोट करके लिख लीजिए, अगर आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो क्लोरीनेशन एक नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है बच्चों। क्या है? क्लोरीनेशन एक नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है। नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन यानी कि नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब ध्यान देना सर, यहां पे आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहां पे आपके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब जितने टाइप के हाइड्रोजन हैं उतने टाइप के हैलोजिनेशन, उतनी बार हैलोजिनेशन, उतनी टाइप के हैलोजिनेशन करेगा। यानी कि ये क्लोरीन यहां भी ऐड होगा और ये क्लोरीन यहां भी ऐड होगा। नॉन सेलेक्टिव है, कोई सेलेक्ट नहीं होगा, कोई ऐसा चूज नहीं करेगा कि नहीं 1 डिग्री पे ही बनेगा, 2 डिग्री पे ही बनेगा, नहीं। आगे जाके ब्रोमिनेशन कराऊंगा, ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, ब्रोमिनेशन हमेशा हायर डिग्री पे लगता है। लेकिन क्लोरीनेशन की खास बात है कि क्लोरीनेशन एक नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है, वो जितने भी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने डिग्री ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे पहला प्रोडक्ट आपके पास बनके ये तैयार होगा, जैसे पहला प्रोडक्ट आप देखो यहां पे, यहां वाले हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिया, ठीक है, प्लस दूसरा वाला आपके पास आएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, दूसरा वाला Cl बेटा यहां आके लग जाएगा, तो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ Cl। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये प्रोडक्ट बना के दे देगा। क्लियर है सर? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन दे देगा और फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन रहे, थर्ड में रहेगा ए एंड बी बोथ। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि क्लोरीनेशन तो नॉन सेलेक्टिव है। ये दिमाग में रहना चाहिए कि क्लोरीनेशन तो नॉन सेलेक्टिव है। जैसे यहां आओ,
जैसे ये आपके पास 1 डिग्री है, ये आपके पास अगेन 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों में से एक ही होगा, 1 डिग्री, तीनों सेम है। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो दिस इज 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट देगा। 1 डिग्री वाले के साथ हैलोजिनेशन अलग प्रोडक्ट देगा, और 1 डिग्री वाले के साथ हैलोजिनेशन अलग प्रोडक्ट देगा। 3 डिग्री वालों के साथ हैलोजिनेशन एक अलग प्रोडक्ट देगा। 3 डिग्री वालों के साथ हैलोजिनेशन जो है वो एक अलग प्रोडक्ट देगा। तो 1 डिग्री हैलोजिनेशन इज डिफरेंट, 3 डिग्री हैलोजिनेशन इज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होगा। क्लोरीनेशन एक नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है। क्लोरीनेशन एक नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है उतने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट देगा, बस ये दिमाग में रखना है। मेजर कौन होगा, मेजर माइनर इसमें नहीं होगा बेटा, ठीक है, दोनों ही बनेंगे, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल में बनते हैं, इसमें कोई भी मेजर माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, हाँ 2 प्रोडक्ट बनेगा, 2 नहीं 3 प्रोडक्ट, 4 जितने भी डिग्री होंगे। जैसे मान लो यहां पे देखो दिस इज 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री होगा, सेम हो गया, ये वाला भी 1 डिग्री हो गया, सेम हो गया, ये वाला भी 1 डिग्री हो गया, सेम हो गया। बट ये वाले की बात करोगे सर ये 3 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री या 3 डिग्री में से कोई भी एक बन सकता है। तो 1 डिग्री या 3 डिग्री में से कोई भी एक बन सकता है। तो आप देख लो दिस इज द Cl, मैं यहां पे Cl लगा दिया, दिस इज 1 डिग्री का Cl बन गया, दिस इज 1 डिग्री का Cl बन गया। दूसरा आपके पास जब आओगे, सेकेंड जब आप आपके पास आओगे, तो ये आपके पास रहा दूसरा तरह का Cl। कोई भी मेजर माइनर नहीं बनेगा, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है उतने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहां पे आप आओगे तो देखोगे तो ये इज 1 डिग्री, ये देखोगे दिस इज 2 डिग्री, ये वाला बच्चों 3 डिग्री। ठीक है, करो इनमें, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब आप जब आओगे तो ध्यान दो, ये वाला से डिफरेंट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी, तो देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, 4 प्रोडक्ट क्यों, 3 अलग अलग है, 4 अलग क्यों? बेटा ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री अलग है, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, बट ये वाला 1 डिग्री 3 डिग्री से कनेक्टेड है, तो ये दोनों 1 डिग्री अलग है। हाँ, ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री एक ही है, क्योंकि दोनों 3 डिग्री से कनेक्टेड है। तो देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है, देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स। पहला आपके पास जो बनेगा वो देखो, पहला जो बनेगा वो यहां पे Cl बन गया पहला, दूसरा जो बनेगा आपके पास सेकंड, वो यहां पे Cl बन गया है, तीसरा जो आपके पास बनेगा वो यही यहां से बन गया है, दिस इज द थर्ड वन, थर्ड, और जो चौथा बनेगा वो आपके सामने ऐसा बन गया है, दिस इज द फोर्थ वन, यहां पे Cl बन गया है। 4 प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतने। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। यहां पे Cl लग गया, यहां पे Cl लग गया, यहां पे Cl लग गया, ये भी 1 डिग्री था बट डिफरेंट 1 डिग्री है, क्योंकि ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, बट ये वाला 1 डिग्री 3 डिग्री से कनेक्टेड है, दोनों अलग अलग है। तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो सकते हैं उतने ही डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजिनेशन प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन के लिए। ओके, 4 प्रोडक्ट बन गया है। अब जब आप आगे आते हो, ये देखो ब्रोमिनेशन, अब एक और डालोगे ब्रोमिनेशन के लिए। ब्रोमिनेशन एक सेलेक्टिव रिएक्शन है। जैसे अभी तक हम क्लोरीनेशन पढ़ रहे थे, क्लोरीनेशन में जब नॉन सेलेक्टिव था, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन थे उतने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। क्लोरीनेशन में जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है उतने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, बट ब्रोमिनेशन एक सेलेक्टिव रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन एक सेलेक्टिव रिएक्शन है, यानी कि ब्रोमिनेशन केवल और केवल हायर डिग्री प्रोडक्ट बनाएगा। ध्यान दीजिए, ओनली हायर डिग्री प्रोडक्ट इज फॉर्म, केवल और केवल हायर डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ओनली हायर डिग्री प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक हो गया, केवल और केवल हायर डिग्री का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे यहां पे आइए, जैसे आप यहां पे आएंगे तो क्या ये हायर डिग्री का प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो सर इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री है, 2 डिग्री का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बस दिस इज द मेजर। 1 डिग्री बनेगा बट वो माइनर बनेगा, तो उसको बनाते ही नहीं है। इसमें केवल और केवल हायर डिग्री प्रोडक्ट बनेगा, इट इज सेलेक्टिव। टर्शियरी में ब्रोमिनेशन सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है।
ओनली हायर डिग्री प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि सब इसमें लिखेंगे 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, इनफैक्ट इसमें दिखाते ही सबसे हायर है, 2 डिग्री 1 डिग्री बहुत कम बनेगा, मतलब जो भी हायर हो सबसे ज्यादा बनता है। जैसे यहां पे आइए, यहां पे सर आपके पास 3 डिग्री अवेलेबल है, 2 डिग्री भी है 1 डिग्री भी है, कौन बनेगा 3 डिग्री। तो जो हायर डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट है वही बनके तैयार हो जाएगा, दिस इज बी आर। जो हायर डिग्री प्रोडक्ट है वो बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, हायर डिग्री प्रोडक्ट, ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है, ये सेलेक्ट करता है सबसे ज्यादा डिग्री वाले को और उसी का प्रोडक्ट बनाता है। ये सेलेक्ट करता है सबसे ज्यादा डिग्री वाले को और उसी का प्रोडक्ट बनाता है, तो ब्रोमिनेशन हो गया है। जैसे यहां पे आइए, अगर मुझे ब्रोमिनेशन करना है, तो अगर आपके पास बच्चों ब्रोमिनेशन करना है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अगर आपके पास ब्रोमिनेशन करना है तो हायर डिग्री वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखे, बट फिर दोबारा देख लीजिए। अगर ये एक्सेस में है तो इसका रेडिकल ज्यादा बनेगा, यानी कि अल्केन का रेडिकल ज्यादा बन रहा है, एल्काइल रेडिकल ज्यादा बन रहा है, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर Cl एक्सेस में है तो बेटा CCl4 प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ब्रोमिनेशन पे फोकस करते हैं, सेलेक्टिव रिएक्शन है, हायर डिग्री प्रोडक्ट देता है। ब्रोमिनेशन में सेलेक्टिव रिएक्शन है, हायर डिग्री प्रोडक्ट देता है। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के बाद आइए सीखते हैं फ्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के बाद आइए सीखते हैं फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन क्या है? देखो, फ्लोरीनेशन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फ्लोरीनेशन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या करता है? जितने भी हाइड्रोजन है सबको जला देगा, यानी कि कार्बन को अलग कर देगा। कार्बन एक तरह से सारे हाइड्रोजन को ये जला दिया और कार्बन अलग हो गया, और साथ साथ में देखो बेटा HF बन जाएगा। फ्लोरीनेशन प्रोडक्ट बड़ी सिंपल है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ठीक है ना? फ्लोरीनेशन के बारे में लिखा जाता है हाईली एक्सोथर्मिक एंड हाईली एक्सप्लोसिव। हाईली एक्सोथर्मिक एंड हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक एंड हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक और सबसे एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन को जला देगा, यानी कि यहां पे बच्चों कार्बन ब्लैक बनेगा। यहां जो बचेगा, जो प्रोडक्ट में बनेगा, वो कार्बन ब्लैक बनेगा। कार्बन ब्लैक आपके पास बनके तैयार हो गया है। एक ही, जिसमें जितने इथेन है तो इथेन के सारे कार्बन जला देगा, प्रोपेन है प्रोपेन के सारे कार्बन जला देगा। बस इतना याद रखना है कि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। आपको मैंने बताया भी था, फ्लोरीन जो है F2 सबसे हाईली रिएक्टिव है। जब मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखाया था तो वहां पे लिखाया था। ठीक है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है। क्या करता है? सारे के सारे कार्बन जला देता है और कार्बन को अलग निकाल के करा देगा। वही अगर मैं आयोडीनेशन की बात करता हूं, तो इट इज सबसे वीक होता है रिएक्टिविटी में, सबसे वीक होता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। ठीक है ना? ये वीक होता है। ये CH4 प्लस I2, देखो क्या बनेगा आपके पास, CH3I बनेगा। CH4 प्लस I2 CH3I प्लस HI बन जाएगा। ठीक है ना? HI बन जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं? HiO3 इज एडेड। यहां पे हम क्या करते हैं बेटा? HI हे भगवान, HiO3 इज एडेड। HiO3 ऐड करते हैं। रीजन, HiO3 ऐड करते हैं, देखो आपको पता है ली शैटलियर प्रिंसिपल में, सब लोग यहां देखो, जब ये प्रोडक्ट यहां से, मतलब मान लो प्रोडक्ट में से ये खत्म हो जाए, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल की मदद से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आयोडीनेशन हो, इसलिए हम क्या करते हैं? HI को खत्म करते हैं। और HI कैसे खत्म होगा? HiO3 इज एडेड विद HI। ठीक है ना? तो क्या होता है आपके पास? HiO3 जो है ये फाइनली HI से रिएक्शन करता है और I2 में कन्वर्ट कर देता है। HiO3 जो है ये फाइनली HI से रिएक्शन करता है और I2 में कन्वर्ट कर देता है। बोल दो कॉमन आयन इफेक्ट, बहुत सही। तो वहां से HI चूंकि खत्म होगा, तो HI खत्म होगा तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा रिएक्शन, और आयोडीनेशन ज्यादा से ज्यादा होगा।
तो मैंने आपको बताया फ्लोरीनेशन हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, वो सारे हाइड्रोजन को जला देगा। आयोडीनेशन सबसे वीक रिएक्शन है, तो इसमें हम कुछ HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऐड करते हैं। इतना वीक रिएक्शन है कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आयोडीनेशन होता है। ठीक है, फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन में, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में हमने बता रखा है। क्लोरीनेशन हर तरह के प्रोडक्ट देता है, नॉन सेलेक्टिव है, लेकिन ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है, वो हायर डिग्री प्रोडक्ट देता है। ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है, हाई डिग्री प्रोडक्ट देता है। अब एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो यहां पे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। इन दोनों में से आयोडीनेशन क्लोरीनेशन हो गया, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। तो यहां पे आओगे, दो तरह के प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन में से आपके पास CH3, फिर आगे जाओगे दिस विल बी CH2, और ये बन जाएगा आपके पास CH2Cl। पहला प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा CH3, फिर आपके पास बनेगा CHCl, और देन अगेन आपके पास CH3। तो ये दो तरह के आपके पास प्रोडक्ट बन गए हैं। देयर विल बी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ये क्लोरीनेशन है। अगर मैं यहां क्लोरीनेशन कर दूं तो देखो आपके पास बनेगा CH3 CH CH2Cl। सबसे पहले यहां क्लोरीनेशन हो चुका है, पहला प्रोडक्ट यहां पे। अब मैं इस पे आते हैं अब मैं इस पे आता हूं CH3, देन आपके पास कार्बन है, Cl लगा हुआ, और फिर आगे जाएंगे CH3, और फिर आगे जाएंगे CH3, ओके, और फिर आगे जाएंगे आपके पास CH3। एक सेकेंड, आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये दूसरा प्रोडक्ट बच्चों आपके पास बन गया है। और देखोगे तो सारे सेम है, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों सेम है, बीच वाला, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देयर विल बी 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। जैसे यहां पे आओ, एक बार क्लोरीनेशन हो रहा है, एक बार ब्रोमिनेशन हो रहा है। तो अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन सेम था, क्लोरीनेशन में 2 प्रोडक्ट बनके तैयार राजी हो गए थे भाई, यहां तक ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन गए थे और 2 प्रोडक्ट बनके खुश थे। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोजन वाज देयर एंड 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए। ब्रोमिनेशन में हायर डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ब्रोमिनेशन में बच्चों हायर डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ब्रोमिनेशन एक सेलेक्टिव रिएक्शन है, हायर डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ब्रोमिनेशन एक हायर डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ब्रोमिनेशन क्लियर हुआ? उसमें 1 प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमिनेशन में। ब्रोमिनेशन में ओनली 1 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, और क्लोरीनेशन में 2 प्रोडक्ट होंगे, हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड पे बता रखा है। ठीक है, ऊपर वाले में 2 प्रोडक्ट और नीचे वाले में 1 प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? नो दिक्कत। अब जैसे देखो सिंपल, मान लो ये पूछता है क्लास, ये वाला, हाउ मेनी मोनोक्लोरो एंड डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जल्दी से इसको करेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लीजिए, आराम से वो करिए। हाउ मेनी मोनोक्लोरो एंड हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, जल्दी से करेंगे। ठीक है, जल्दी से, कितने मोनोक्लोरो एंड कितने डाइक्लोरो? तो देखो मोनोक्लोरो, अब देखो यहां पे साइक्लोहेक्सेन है, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बड़ी सिंपल आ जाएगा। हर कार्बन के पास आपके पास 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl आ जाएगा। भाई देखो सारे हाइड्रोजन सेम है, क्लोरीनेशन में जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होते उतने प्रोडक्ट बनते हैं, बट यहां पे सारे हाइड्रोजन सेम है। आप यहां Cl बनाओ, या फिर बच्चों यहां Cl बनाओ, या फिर बच्चों यहां Cl बनाओ, या फिर बच्चों पैरा पे Cl बनाओ, तो ये एक ही है। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स जो है बेटा एक ही है। आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना है तो एक ही बनेगा, ठीक है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट विल बी 1। लेकिन अगर आपको डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनाना है तो ध्यान दीजिए, मैं डाइक्लोरो यहां बना रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन, हो सकता है दोनों के दोनों क्लोरीन यहीं पे हो, सिंपल हो गया। हो सकता है दोनों के दोनों क्लोरीन वहां तो हो ही,
बट हो सकता है दोनों के दोनों क्लोरीन दोनों ऑर्थो पे हो। सिमिलरली हो सकता है दोनों के दोनों क्लोरीन मेटा पे लग रहे हो। बेटा डाई में बहुत सारे ऑप्शन आ गए आपके पास, ये दोनों सेम जगह पे लग रहे हो, या दोनों ऑर्थो पे लग रहे हो, या दोनों मेटा पे लग रहे हो, या दोनों पैरा पे लग रहे हो। तो देयर विल बी इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक है, बट डाइक्लोरो प्रोडक्ट आपके सामने कितने आ गए? 4 आ गए। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपके सामने एक हो गए, बट इन केस ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट में आपके पास 4 आ गए। ठीक है, दोनों एक ही जगह पे हो, दोनों 1-2 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे, 1-4 पोजीशन पे हो, तो ये 4 हो गए आपके पास। ठीक हो गया? हाँ, इसको बोलते हैं, चूंकि एक ही जगह पे है तो इसको बोल देते हैं जेमिनल। एक ही जगह पे है इसको जेमिनल बोल देते हैं, पड़ोसी में है तो इसको हम बोल देते हैं विसिनल। अब विसिनल में बहुत सारे ऑप्शन है, 1-2, 1-3 और 1-4। 6 क्यों नहीं बनेगा बेटे? 6 कैसे बनेगा? अगर आप इस क्लोरीन को यहां लाओगे तो देखो सेम रिपीटेड मेटा पोजीशन हो गया, अगर आप इस क्लोरीन को यहां लाओगे तो ऑर्थो पोजीशन हो गया, तो 6 नहीं बनेगा। देयर विल बी ओनली 1 प्रोडक्ट इन मोनोक्लोरो एंड देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स इन डाइक्लोरो। क्लियर है? समझ में आया? जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप एक काम करो, ऐसे कर दो, यहां पे Cl और यहां पे Cl, तो बेटे ये 1, 2, 3 पोजीशन ही है, ये 1, 2, 3 पोजीशन है, मेटा वाला और ये वाला सेम है। ठीक है, बहुत सारे मन में आपके आ रहे होंगे, सारे बना लेंगे, इसी में कवर होगा। 6 में रिपीटेड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 6 में रिपीटेड हो जाएंगे बिल्कुल। ऊपर वाला चेक करिए सर, ऊपर वाले में आपका होगा कि सर ये वाला क्यों नहीं है ना, ये वाला भी तो एक प्रोडक्ट है, सेकंड है ना, तो बेटा ये भी क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, या साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड बोल दो, या 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, दोनों ही सही है वैसे, साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड भी सही है, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी सही है, ये भी 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये भी 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, दोनों सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, 6 नहीं बनेगा, दोनों सेम है, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ही है। ठीक है, बस उसमें क्या हुआ, रिंग को घुमा दिया, ऐसे हो गया बस। ठीक है, Cl मेटा पर दोनों लगा दो। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा लगा दो, दोनों मेटा पे लगा दो, ये Cl ये Cl, अब बताओ, अरे भाई यही हुआ, ये 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, ये भी 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। डिफरेंट प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा। ठीक है ना, डिफरेंट तब होगा जब आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, सेम प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम सेम होता है। बन गया? करो। कैलकुलेशन ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, एक्सक्लूडिंग, अभी हम स्टीरियोआइसोमर एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूड कर रहे हैं, केवल आपको सिंपल कितने क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे मोनो वाले, मतलब देखो, तो ये 1 डिग्री वाले यहां एक बन जाएगा, ये 2 डिग्री वाला यहां बन जाएगा, ये 2 डिग्री सेम है, ये 1 डिग्री सेम है। ठीक है, तो यार कितने मोनोक्लोरो बनेंगे? 2। कितने मोनोक्लोरो बनेंगे? 2 बनेंगे। बहुत बढ़िया। अब जैसे यहां हो, सर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये फिर से दूसरा टाइप का 1 डिग्री है। अब ध्यान दो, ये दूसरा टाइप का 1 डिग्री है, तो कितने मोनोक्लोरो बन गए हैं? तो सर 4 टाइप ऑफ मोनोक्लोरो बनके तैयार हो चुका है। क्लियर? 4 आंसर सबका है? ठीक है जी, 4 मोनोक्लोरो आपके पास बन गए हैं। जैसे मान लो इसमें पूछा गया हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी फाउंड, तो मैं देखूंगा कितने डिफरेंट हैं। तो देखो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये फिर से 1 डिग्री है, अलग वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री अलग है। ठीक है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो देयर विल बी 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, सबके आंसर 4 आ रहे हैं। देयर विल बी 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, सबके आंसर 4 आ रहे हैं। हाँ यार, तो देयर विल बी 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। यहां पे आइए, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर। तो देखो आपके पास 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये फिर से ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सेम है। तो देयर विल बी 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। 3 बनेगा। ठीक है,
देयर विल बी 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर। ठीक है, जितने डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोजन है उतने डिफरेंट। अब ये कहोगे कि सर ये तो ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम है, देखो ना, ये 2 डिग्री जो है 3 डिग्री से कनेक्टेड, ये 2 डिग्री भी 3 डिग्री से, दोनों सेम है। ये वाला 1 डिग्री देख लो, ये 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है। तो सर ये दोनों नीचे वाले चूंकि सेम है इसलिए 3 बनेंगे टोटल। क्लियर हुआ? कितने मोनोक्लोरो बनेंगे वो कितने डिफरेंट हाइड्रोजन उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहां पे आओ, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर। देखो बड़ी सिंपल है, सबसे पहला मोनोक्लोरो बनाओ। तो यार सबसे पहला मोनोक्लोरो मैंने यहां से सब लोगों के बन गए, यहां से Cl बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, दूसरा मोनोक्लोरो बना रहा हूं, तो सेकेंड मोनोक्लोरो आपके पास बन चुका है। दिस इज द सेकेंड मोनोक्लोरो। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। तीसरा मोनोक्लोरो बना देते हैं, तो थर्ड मोनोक्लोरो आपके स्क्रीन पे आएगा। थर्ड मोनोक्लोरो विल बी हियर। तीसरा Cl यहां बनकर तैयार हो जाएगा, देख लो। ठीक है, 2 पोजीशन पे। चौथा मोनोक्लोरो एक काम करो, मेटा पोजीशन पे बना दो, मतलब ये तो है ही, 2 की जगह 3 पे लगा दो, तो ये देखो मेटा पोजीशन पे लग गया। चौथा मोनोक्लोरो पैरा पे लगा दो, तो चौथा मोनोक्लोरो आप एक काम करो, पैरा पोजीशन पे लगा दो, यानी कि ये तो है ही, ये Cl यहां लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर? देयर विल बी 5 प्रोडक्ट्स। तो जितने डिफरेंट क्लोरीन आप लगा सकते हो इतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। देयर विल बी 5 प्रोडक्ट्स। सर ऊपर वाले में किसी ने कुछ डाउट पूछा है, सर ऊपर वाले में भी तो 1 डिग्री सेम है। आप इसकी बात कर रहे होंगे, है ना, आप इसकी बात कर रहे हो, सर ऊपर वाले में भी तो 1 डिग्री सेम है। बेटा ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री डिफरेंट है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री 3 डिग्री से कनेक्टेड है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। चलो जैसे यहां पे आओ, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर? तो सर दिस विल बी साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन के बाद ये यहां पे बन गया है सर, दिस इज Cl। ठीक है, पहला Cl बन के तैयार हो गया है। सर ये आपके पास फिर से साइक्लोब्यूटेन है और ये दूसरा Cl बन के तैयार हो गया, यहां पे दूसरा Cl बन जाएगा। तीसरा एक और बना देते हैं, दिस विल बी द आंसर। यहां पे तीसरा Cl बन के तैयार हो गया है। एकदम सही, एकदम सही। अब एक काम करते हैं सर, इसके बाद हमें काम करते हैं, ये तो एज इट इज रहने दो, यहां पे Cl लगा दो। देखो 1 2 पोजीशन पे Cl लग गया। एक और काम आप कर सकते हो, साइक्लोब्यूटेन तो लगाई ही हो, यहां पे इथाइल तो लगा, यहां पे Cl लगा दो, बाद बाकी सारे सेम हो जाएंगे। देख लो, तो 2 2 4 और 1 5, तो यहां पे भी टोटल 5 प्रोडक्ट बनेगा। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर? हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर? 5। बहुत सही, 5। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लू हाउ मेनी मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स विल बी देयर, अगर मैं आपसे पूछ लू हाउ मेनी मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स विल बी देयर, तो क्या होगा आंसर? 1 1, क्योंकि ब्रोमिनेशन हमेशा हाईएस्ट डिग्री बना लेगा। बस ब्रोमिनेशन हमेशा हाईएस्ट डिग्री बना के छोड़ देगा। क्लोरीनेशन में ही पॉसिबिलिटीज हैं, ब्रोमिनेशन हमेशा हाईएस्ट डिग्री बना के छोड़ देगा। बहुत सही, 1 आंसर आएगा। अब जैसे मान लो बच्चों, ये पूछ लू मैं, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर देयर? हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर देयर? बनाओ। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? तो देखो सिंपल है ना, एक मोनोक्लोरो यहां बन जाएगा 1 डिग्री पे, ये 2 डिग्री पे और यहां पे 3 डिग्री पे। ठीक है, और फिर ये वाला 1 डिग्री जो है 3 डिग्री थोड़ी है, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर? हाउ मेनी मोनोक्लोरो 2 या 3, इसी में है 2 ही आंसर है, 2 या 3। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर? कुछ अलग सा क्वेश्चन आ गया कहीं से। तो यहां पे देखो, इस पे Cl लग गया, ठीक है, इस पे Cl लग गया, ठीक है, Cl के सामने Cl लग गया, ठीक है। तो हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर? तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स ये दोनों 2 डिग्री डिफरेंट है। इस 2 डिग्री पे Cl लगा हुआ है, इस 2 डिग्री पे Cl नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों 2 डिग्री डिफरेंट है। देयर विल बी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी देयर। एंड सिमिलरली यहां पे भी बेटा 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी देयर। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी देयर? 3। 4 नहीं हो सकता। आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला 4 है, नहीं,
ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। देखो ये वाला 1 डिग्री भी 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ये वाला 1 डिग्री भी 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा बेटा। चलो अब इतना करने के बाद आते हैं टोटल। अब इन टोटल वो करना है आपको इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग के बजाय अब करना है आपको इंक्लूडिंग। अब आपको स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करना है। अभी तक हम केवल बना ले रहे थे बट ऑप्टिकल आइसोमर काउंट नहीं कर रहे थे। अभी आपको ऑप्टिकल आइसोमर भी काउंट करना है। 4 नहीं 3 ही आएगा बच्चों। तब तो डाइक्लोरो हो गया। हाँ डाइक्लोरो हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है, डाइक्लोरो हो गया। डाइक्लोरो हो गया, उसमें कोई अलग से आपको सोचना नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। 3 डिग्री और अच्छा यहां पे ये वाला कह रहे हो आप, एक सेकेंड। हाँ 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 हाँ। देखो यहां कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी देयर, विल बी ऑब्टेन्ड। कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आपके पास ऑब्टेन होंगे, आ जाओ। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड, बड़ी सिंपल है, एक एक करके बना के देखते हैं। ये Cl यहां पे है, ये Cl यहां पे है और ये Cl यहां पे है। ठीक है, पहला तो Cl बन गया, सबके दिमाग में क्लियर है। अब एक काम करते हैं, दूसरा Cl बनाते हैं। तो सर ये Cl पहले से ऑलरेडी है, ये देखो दूसरा Cl भी हमने बना के देख लिया, दूसरा Cl भी हमने बना के देख लिया है, बहुत अच्छा हो गया। अब अगर आप सोचोगे कि हमने काम करते हैं सर तीसरा Cl बना लो, ये वाला Cl बना लो, तो ये डाइक्लोरो हो गया, ये इंक्लूड नहीं होगा, हमें मोनोक्लोरो करना है, हमें मोनोक्लोरो करना है। अच्छा तो ये इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये वाला, क्या ये वाला, यहां पे देखो ये Cl है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो 1 2 3 4 1 2 डाइक्लोरो, वो हो जाएगा 2 3 डाइक्लोरो। यस, तो ये वाले बेटे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए। 1 2 3 आंसर, इसीलिए मैं बोल रहा था देयर विल बी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हाउ मेनी विल बी देयर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी देयर। देखो कैसे पता चला कि डिफरेंट है, दोनों का आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है। ये क्या हो गया 1 2 3 1 3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये 1 2 डाइक्लोरोब्यूटेन। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, इसलिए प्रोडक्ट्स डिफरेंट ऑब्टेन होंगे। जैसे यहां पे आओ, ये आ गया आपके पास Br, ये नीचे है दिस इज लाइक Cl, पहला Cl यहां पे ऑब्टेन हुआ। चलो ये ऊपर Br है, नीचे आपके पास देखोगे तो Cl दूसरा ऑब्टेन हुआ। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन, तो देखो मोनोक्लोरो, ये मोनोक्लोरो है, ये डाइक्लोरो नहीं है, ये मोनोक्लोरो है। और आप देखोगे तो अगेन देयर विल बी अनदर Cl, यानी कि यहां पे कितने हो गए टोटल 4 हो गए। नीचे वाले में 4 मोनोक्लोरो होंगे, ऊपर वाले में 3 मोनोक्लोरो होंगे। नीचे वाले में 4 बन जाएगा, ऊपर वाले में 3 मोनोक्लोरो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। आपको यह भी बताना है कि कितने ऑप्टिकल एक्टिविटी हैं, कितने ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस भी अभी सॉल्व करना है। आई हाउ मेनी मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट्स स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करना है, तो आ जाओ बनाओ आप। तो इसमें तो आपको देखो बनाना होगा, खाली काउंटिंग से काम नहीं चलेगा। इसमें आपके पास बच्चों तो यहां आ जाए Cl, फिर यहां पे लाओगे Cl तो सेम हो जाएगा, यहां पे लाओगे सेम हो जाएगा। आपने जैसे ही देखा ये वाला काइरल सेंटर बन गया, आपने देखा ये वाला काइरल सेंटर बन गया है। ठीक है, चूंकि ये वाला काइरल सेंटर बन गया है तो सर इसका R कॉन्फ़िगरेशन वाला भी होगा, S कॉन्फ़िगरेशन वाला भी होगा। तो टोटल कितने बन गए, तो एक तो ये बना, इसका मिरर इमेज बना 2 और इसका एक 3, तो टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर बन गए। हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर विल बी देयर, तो टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर, 1 नहीं 3। ठीक है ना, इंक्लूड करके बताना है, अब टोटल काउंट करके बताना है। 1 और 2 तो है ही, बट इसका मिरर इमेज भी आएगा। अगर कायरल आ गया तो उसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहां आइए, जैसे आप यहां जाओगे तो सबसे पहले यहां पे Cl लग गया, सबसे पहले यहां पे Cl लग गया, फिर उसके बाद यहां पे Cl लग गया दूसरा, बहुत अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे Cl लग गया तीसरा, यहां पे Cl लग गया तीसरा। ठीक है, फिर उसके बाद आप आओगे यहां पे Cl लग गया, दिस विल बी चौथा, 4th Cl।
ठीक है, और ये हो गया 4Cl। बट जब आप गए हो तो 1 2 3 डिफरेंट है, तो ये भी कायरल है, ये देखो ये वाला कायरल है। उसके बाद 1 2 3 ये भी कायरल है। उसके बाद बस ये दोनों कायरल है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, इसका मिरर इमेज 5, इसका मिरर इमेज 6, तो टोटल आपके पास बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। इसका आंसर आएगा टोटल 6 प्रोडक्ट। ठीक है, कायरल हो गया तो बच्चों इसका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कायरल हो गया तो इसका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। सर लेकिन फर्स्ट वाला तो स्टीरियो आइसोमर नहीं है ना? हाँ, फर्स्ट वाला नहीं है, कोई बात नहीं, बट इसका एक फॉर्म तो होगा। इसका मिरर इमेज नहीं होगा, बट इसका एक फॉर्म तो होगा। एक ये टोटल पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब मिरर इमेज को भी इंक्लूड करना है, मिरर इमेज को भी इंक्लूड करना है। जो पहले बता रहे हैं वो तो है ही, मिरर इमेज अब आएगा उसको भी इंक्लूड करना है। तो यहां पे 2 कायरल आ गए, 2 मिरर इमेज एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि टोटल 6। थर्ड वाला भी कायरल है बेटे, ये थर्ड वाला कायरल नहीं, इस पे 2 मिथाइल आ गए, 2 मिथाइल सेम हो गया, कायरल नहीं है। चलो, तो ये करने के बाद नेक्स्ट यू विल हैव दिस वन, नेक्स्ट विल हैव क्लोरीनेशन। आ जाओ। तो क्लोरीनेशन में आपके पास क्या हो जाएगा? एक Cl यहां बन जाएगा, पहला Cl ये बन गया, ठीक है। दूसरा Cl आपके पास ये बन जाएगा, सेकेंड Cl आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड Cl आपके पास फिर से ये बनेगा, थर्ड Cl आपके पास फिर से ये बनेगा, तीसरा Cl ये बन गया है, आई थिंक यस, और चौथा Cl बेटा आपके पास ये बन जाएगा। अगर कुछ भी नहीं करें तो आपके पास इस तरह से 4 Cl तो बनी जाएगा, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ H है। अब बस आपको कायरल फाइंड कर लेना है। कायरल कितने? तो 1 2 3 ये 4, ये कायरल हो गया। 1 2 3 4 कायरल हो गया। 1 2 नहीं, दोनों सेम हो गए, नहीं होगा। इसमें आ जाओ, दोनों सेम हो गए, नहीं होगा। तो यानी कि टोटल आपके पास 4 और 2 यानी कि टोटल 6 प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है, टोटल 6 प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है। तो दिस इज द आंसर, टोटल 6 बन रहा है, ठीक है ना? गलत है, टोटल 6 प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आंसर आएगा बेटे टोटल 8 प्रोडक्ट। अब दिमाग चकराया होगा, सर ऐसे कैसे, टोटल 8 प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो बेटा यहां पे आपने इसको तो कायरल देख लिया, दिस इज ऑल्सो कायरल, ध्यान दीजिए, एक दूसरा तीसरा और चौथा हाइड्रोजन वो भी कायरल है। तो अगर 2 कायरल सेंटर आ गए तो कितने आ गए? 2 की पावर 2, 2 की पावर अनसिमेट्रिकल है ना, 2 की पावर 2 हो गए, यानी कि 4 तो यहां से आया, 2 6 यहां से आया, 7 और 8 हो गए, टोटल 8 प्रोडक्ट। 2 की पावर 2 यानी कि 4 तो वहां से आया, 2 यहां से 6, 7 और 8 प्रोडक्ट हो गए, तो टोटल 8 प्रोडक्ट आएगा। 4 वालों 6 वालों गलत है आंसर। अब कह रहे हैं अच्छा हाँ ऐसा ही होगा। अब आ जाओ, इस वाले केस में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आपके पास कितने प्रोडक्ट होंगे? तो सबसे पहले तो एक Cl यहां पे लग जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा Cl बच्चों यहां पे लग जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़िया। फिर उसके बाद आप आओगे तीसरा Cl, तीसरा Cl यहां पे बन गया, बहुत बढ़िया। तो एक Cl वहां बन गया, दूसरा Cl यहां बन गया, तीसरा Cl यहां बन गया। चौथा Cl जब आप बनाने जाओगे तो वो सेम निकल गया। पांचवा ओके, छठा ओके ओके फाइन। अब आप देखो कि हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर। एक ये कायरल बनता हुआ नजर आ रहा है, 1 2 3 हो गया। उसके बाद कोई भी कायरल नहीं है, तो 1 2 और 2 4, तो टोटल बच्चे यहां पे 4 प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। टोटल हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर? टोटल 4 प्रोडक्ट्स विल बी देयर, टोटल 4। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट विल गो फॉर नाइट्रेशन, ठीक है। तो आप देखो हैलोजिनेशन आपका क्लियर हो गया है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, चारों क्लियर है। फ्लोरीनेशन सारे हाइड्रोजन गायब कर देगा और कार्बन को जला देगा, हाइड्रोजन को भी जलाएगा, कार्बन को भी जलाएगा, कार्बन ब्लैक बना देगा। क्लोरीनेशन सारे प्रोडक्ट देता है, ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव प्रोडक्ट देता है, हायर डिग्री प्रोडक्ट देता है। आयोडीनेशन बहुत वीक है,
हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 देना पड़ेगा, तब जाके रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां तक अभी कवर हुआ है, यानी कि एक रिएक्शन अभी हुआ है। अब इसी के बेसिस पर, अब ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो आइए एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर क्लोरोसल्फोनेशन। ये तीनों एक टाइप का है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्लोरोसल्फोनेशन, ये तीनों एक टाइप का है, आज जिसको हम अभी करते हैं नाइट्रेशन को। आइएगा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन सर, अगेन नाइट्रेशन भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। एल्केन के जितने भी केमिकल रिएक्शन है, सारे के सारे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आपके पास एल्केन का रिएक्शन आए तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। और सबसे खास बात यह है कि वो HNO, सनलाइट, परऑक्साइड, टेम्परेचर, यही सब दिया होता है, तो आप दूर से देखते ही पहचान आ जाएंगे। नाइट्रेशन को थोड़ा सा और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, नाइट्रेशन को थोड़ा सा और हाई, फोटो हेलोजिनेशन से भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। फोटो हेलोजिनेशन में 250 से 400 डिग्री चाहिए था, यहां पे उससे भी हाई, यानी कि 400 से 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। ठीक है, रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल होगा, तो कौन के HNO3 या HNO3, ठीक है ना। रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल, जैसे यहां पे हम X2 इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पे हम HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे हम HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NO2। जैसे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन कर दिया, वैसे ही हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NO2 कर देंगे, तो आपके पास नाइट्रेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पे कायरल है, नहीं है बेटा सुमन मंडल जी, मैंने देख रखा है, नहीं है उसमें, तो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय कायरल बाय NO2। सबसे अच्छी बात है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यानी कि कैसे, मतलब ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म का मतलब कार्बन हाइड्रोजन क्लीवेज, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा ही, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज से भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपको नाइट्रेशन में दिखाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लीजिए ये वाला CH3 है ना, ये एल्केन है। अब इसमें हमने HNO3 ऐड कर दिया, इनफैक्ट कौन के HNO3 या HNO3 ऐड कर दो तो क्या होगा, और सर 400 से 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन टूटेगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2NO2, हाइड्रोजन टूटेगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा CH3NO2 दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बन कार्बन भी टूटेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑल पॉसिबल, मतलब एल्केन यहां पे अपने आप को हर तरफ से तोड़ता है, कार्बन कार्बन भी तोड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन भी तोड़ेगा। रीजन वेरी हाई टेम्परेचर है भाई, इससे कम टेम्परेचर पे केवल कार्बन हाइड्रोजन टूट रहा था, हेलोजिनेशन हो रहा था, लेकिन अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब हमने टेम्परेचर 450 डिग्री तक कर दिया है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन तो टूटेगा ही, कार्बन कार्बन भी टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन तो टूटेगा ही, कार्बन कार्बन भी टूट रहा है, ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। जैसे ये देखो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इसमें अगेन आप डालोगे कौन के HNO3 और वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, आप HNO3 और हाई टेम्परेचर वही 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा आपके पास, सबसे पहले हाइड्रोजन टूट के तो प्रोडक्ट बनेगा ही, देखो सबसे लास्ट वाला हाइड्रोजन टूट के प्रोडक्ट बना दिया, 1 डिग्री हाइड्रोजन तोड़ के प्रोडक्ट बनाया। अब एक काम करते हैं सर, 2 डिग्री हाइड्रोजन तोड़ के भी प्रोडक्ट बनाओ, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है सबको तोड़ो और प्रोडक्ट बनाओ, बना दिया। उसके बाद ये कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ के भी प्रोडक्ट बनेगा, तो कार्बन कार्बन वाला प्रोडक्ट तोड़ के, तो ये देखो ये बन गया है, और कार्बन कार्बन हमने तोड़ दिया है, तो आपके पास CH3CH2NO2 बन गया है, तो कार्बन कार्बन तोड़ के ये बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, ये प्रोडक्ट बना, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन टूटा, ये बना, कार्बन कार्बन टूट के वो बन रहा है, और कार्बन कार्बन टूट के लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा है, दैट मींस नाइट्रो बन गया है। तो देयर विल बी 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हियर, नाइट्रेशन में कितने हो गए, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
एक क्वेश्चन, इससे कुछ करना है नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 ये है, ठीक है, फाइंड HNO3 दिया गया है और 400 से 450 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। HNO3 है और 400 से 450 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सर HNO3 देखते ही नाइट्रेशन की फील आनी चाहिए, और नाइट्रेशन बोलता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है पहले उसको तोड़ के NO2 लगाओ। तो ये देखो हाइड्रोजन तोड़ के NO2 लगाया, पहला हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन तोड़ के NO2 लगा दिया। फिर देखो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन तोड़ के NO2 लगा दिया, बन गया। फिर देखो बच्चों 3 डिग्री हाइड्रोजन तोड़ के NO2 लगा दिया, तो दिस इज 3 डिग्री हाइड्रोजन तोड़ के NO2 लगा दिया है, बहुत शानदार, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये और NO2 लग गया, तो यहां पे NO2 लग गया, ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन टूट गया, 2 डिग्री हाइड्रोजन टूट गया, 3 डिग्री हाइड्रोजन टूट गया, फिर यहां पे NO2 टूट गया। ये तो केवल हाइड्रोजन तोड़ तोड़ के भी बना है, ठीक है ना। आप ये यहां से भी तोड़ सकते थे, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे भी सेम ही है। अब आप काम करोगे, कार्बन कार्बन को तोड़ना स्टार्ट करो, कार्बन कार्बन को। तो आ जाओ 1 2, यहां पे एक NO2 तो लगेगा ही, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा है, प्लस जो मिथाइल के साथ तोड़ा है वो CH3NO2 बन गया। पहले क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये वाला बॉन्ड टूटा, तो एक NO2 यहां और एक NO2 यहां राइट साइड में, ये वाला बॉन्ड तोड़ के कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा। अब ये वाला बॉन्ड अगर आप तोड़ रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक NO2 लगाया और राइट हैंड साइड में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के साथ NO2 लगा दिया, CH3 CH2 NO2। राइट हैंड साइड में 2 कार्बन है, तो राइट हैंड साइड में 2 कार्बन का NO2 लगा दिया, ठीक हो गया। अगर आप ये वाला तोड़ते हो, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हो, ठीक है, हर पॉसिबल कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है। अगर आप ऊपर वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हो, तो देखो आपके पास ये बन गया NO2, ओके, और प्लस दूसरा आपके पास CH3NO2 तो और बन गया, ठीक है ना। बस ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड है, 2 बार नहीं लिखना होता है, 2 बार नहीं लिखना होता है, एक ही बार लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट, यहां से तोड़ने के बाद एक ये बन गया, और क्या तोड़ सकते हो, यहां से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो जब आप वहां से तोड़ोगे तो देखो आपके पास बन जाएगा ये और यहां पे बेटा NO2 जुड़ गया, ठीक हो गया, देख लो। तो दिस इज द प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे। CH3NO2 को 2 बार अपन नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, इसलिए बार बार उसको नहीं लिखते, एक टाइप के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बार बार नहीं लिखते। देख लीजिए, ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर विल बी 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सेम है लास्ट वाला सेम नहीं है बेटा, ये और ये कह रहे हो, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, इसमें 2 कार्बन इधर है, इधर एक ही कार्बन है, ठीक है। आप सोच रहे हो ये सेम है, नहीं बेटा, इसमें ये 3 डिग्री के बाद एक कार्बन है, फिर NO2 है, इसमें 3 डिग्री के से सीधा NO2 है, डिफरेंट नहीं है, सारे डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं होगा। ऐसे तो बहुत प्रोडक्ट्स बनेंगे, हाँ। तो इस तरह, इसीलिए नाइट्रेशन में 3 ही एग्जांपल कराते हैं, क्योंकि आप तोड़ते जाओ बहुत सारे प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। तो नाइट्रेशन में मैक्सिमम NCERT में जो दिया है यही दोनों दिया हुआ है। जो NCERT का नाइट्रेशन है यहां पे खत्म है। तो अगर आपको पूछेगा यही, लेकिन थोड़ा सा IQ बढ़ा के बता दिया कि यार ये भी बन सकता है, जितने डिफरेंट टाइप के कार्बन हाइड्रोजन है सबको तोड़ो, जितने डिफरेंट टाइप के कार्बन कार्बन है सबको तोड़ो और प्रोडक्ट बनेगा। NCERT में तो नहीं दिया है ये वाला, तो अगर आप ये वाला दिमाग में है तो बस खत्म, इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं, क्योंकि NCERT में नहीं है उससे ज्यादा। ठीक हो गया, समझ में आया। तो नाइट्रेशन आपका हुआ फिनिश। नाइट्रेशन के बाद बच्चों आपके पास है सल्फोनेशन। आइए सल्फोनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सल्फोनेशन आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सल्फोनेशन भी आपके पास एल्केन की रिएक्शन है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। वही चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन वाला स्टेप से फॉलो होगा, और आपके पास जितने कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन है सबके साथ सल्फोनेशन होगा। ये एक एक करके देखते हैं। रिएजेंट क्या है, व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड? तो रिएजेंट हम यूज करते हैं बेटा यहां पे ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला किसको पता है? ओलियम का फॉर्मूला है होता बेटा H2S2O7। H2S2O7
इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। इसको ऐसे भी लिखा जाता है मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। ये आपके पास ओलियम हो गया। ये आपके पास क्या हो गया बेटा? ओलियम हो गया। बिल्कुल सही है, ओलियम हो गया। ठीक है, इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है SO3H से, सल्फोनिक एसिड से। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। ठीक है, हाइड्रोजन रेडिकल को आप SO3H से रिप्लेस कर दो, आपके पास बन जाएगा। ठीक ठीक, समझ में आया? अब इसमें एक नोट है, अब इसमें एक नोट है, सल्फोनेशन में बच्चों एक नोट है। नोट क्या है, ध्यान से, कि 6 कार्बन और उससे ज्यादा वाले एल्केन ही सल्फोनेशन देते हैं। जैसे आपने देखा नाइट्रेशन के लिए कि 2 कार्बन 3 कार्बन ये नाइट्रेशन दे रहे थे, बट सल्फोनेशन की खास बात है कि सल्फोनेशन कौन देता है, कहा गया, हां, सल्फोनेशन कौन देता है, 6 कार्बन एल्केन एंड हायर, मतलब 7 8 9 10 ये वाले सल्फोनेशन देंगे। ठीक है ना? Alkenes having 6 carbon or more, alkenes having 6 carbon or more, 6 कार्बन और उससे ज्यादा वाले कार्बन, ऐसे एल्केन्स जिसमें 6 कार्बन और उससे ज्यादा वाले कार्बन हो। ठीक है, हिमांशु यादव जी पूछ लीजिए जल्दी से, जल्दी से एक बार पूछ लीजिए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में 3 एंड 8 एक बार बता दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन में, तो लास्ट क्वेश्चन में 3 एंड 8 का मतलब ये रहा, ये दोनों डिफरेंट हैं भाई। ये 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4 ये भी ब्यूटेन है, तो 2 पे नाइट्रो है, वहां भी 2 पे नाइट्रो है, तो लास्ट वाले में सर चूंकि सेम है इसलिए हटा दिया उसको। ठीक है, लास्ट थर्ड, हाँ ठीक है, 3rd और 8th सेम है तो उसको भी हटा दो। बिल्कुल सही। और पूछिए, और पूछिए, आते हैं। कैसे हुआ, नहीं आया, देखो ओलियम डाउन, जैसे नाइट्रेशन NO3 डाला और टेम्परेचर डाला तो आपके पास क्या हो जाएगा, NO2 डाल जाएगा। वैसे ही आपने ओलियम डाला और हीट किया तो आपके पास सल्फोनेशन हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, एल्केन्स हैविंग 6 कार्बन और मोर और लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स और लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स और लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स शो सल्फोनेशन। इसके बारे में समझो, इसके 2 ही एग्जांपल है एनसीईआरटी में, इसके 2 ही एग्जांपल है, वही दोनों एग्जांपल अपने को समझने। सबसे पहले 6 कार्बन का वो बना दो, 1, फिर बना दो 2, फिर बना दो 3, आ गया 4, फिर आ गया 5 और 6। ये एल्केन बन चुका है, ये एल्केन बन चुका है, 3 और 3 6 का। जैसे आपके पास बेटा इसमें ओलियम डालोगे क्या होगा सर, H2SO7, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, और थोड़ा सा हीट किया है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H, CH3 CH2 CH2, फिर चौथा हो गया है, फिर 5वां हो गया है, फिर ये 6th कार्बन है ही, और फिर इसी में SO3H जोड़ दो तो आपके पास सल्फोनेशन हो गया। अगर आपके पास लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स, लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स का मतलब हो गया बेटा आपके पास अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन कहीं है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कहीं है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन गिव्स सल्फोनेशन। लोअर वाले वो भी दे देंगे सल्फोनेशन, लेकिन ध्यान दीजिए उसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है कार्बन, ये CH3, ये 2 डिग्री बन गया, ये 3 डिग्री बन गया, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। इसमें अगर आपने ओलियम डाला, H2SO7 डाला, इसमें अगर आपने ओलियम डाला, H2SO7 डाला, क्या होगा, ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है दिस इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है दिस इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। 3 डिग्री हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स विल गिव सल्फोनेशन। लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स भी सल्फोनेशन देगा अगर वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो। 6 और 6 वाले एल्केन वाले सल्फोनेशन आपके दे देते हैं, H2SO7 देखते हैं। एल्केन के सामने HNO3 दिख जाए तो नाइट्रेशन,
एल्केन के सामने ओलियम दिख जाए तो सल्फोनेशन। करना क्या है, हाइड्रोजन हटा के SO3H लगाना है, सिंपल। EXP क्या है बेटा, EXP क्या होता है संदेश जी, EXP क्या होता है, एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल। EXP एग्जाम्पल नहीं होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस, अरे नहीं, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है बेटा, सिंपली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये अल्काइल बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और अलग अलग हो जाएंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, कोई भी नहीं है। चेन में CH3 कैसे आएगा, CH3 कहां आया चेन में, चेन में CH3 कहीं नहीं आया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था ये वाला। अरे भाई इतना तो तुम कर लोगे, इतना तो कर लोगे। अब ठीक है, अब ठीक, कोई दिक्कत। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो बेटा H फ्री रेडिकल यहां से निकल, H फ्री रेडिकल यहां से निकल रहा है और SO3H चूंकि लग गया है तो आपके पास यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, H2 गैस का बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। बट कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए। EXP यानी कि एक्सपायरी, एक्सपायरी का मतलब यहां पे एक्सपायरी से क्या लेना देना है, चलो खैर। तो दिस इज सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, आते हैं क्लोरोसल्फोनेशन पे, आते हैं क्लोरोसल्फोनेशन पे। बड़ी सिंपल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई क्लोरोसल्फोनेशन क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए इसको हम रीड रिएक्शन कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। इट इज ऑल्सो नोन एज रीड रिएक्शन, ठीक है, इसको हम रीड रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है, रीड रिएक्शन का नाम देते हैं। SO2 and Cl2 हम इसमें ऐड करते हैं, SO2 प्लस Cl2 हम इसमें रिएजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे याद रखना पड़ेगा बेटा कि HNO3 पे सर NO2 लगता है, ओलियम लगाने पे SO3H लगता है, ठीक है, तो ये हो गए आपके पास। अब आ जाओ SO2 प्लस Cl2 आप लगाते हैं, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO2Cl। जैसे वहां पे NO2 लग जाता है, SO2 लग जाता है, SO3H लग जाता है, यहां पे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO2Cl, क्लोरोसल्फोनेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, C3H8 है, ठीक है, तो CH3 CH2 CH3 C3H8। अगर आपने इसमें क्या किया है, सल्फोनेशन दिया है SO2 प्लस Cl2, क्लोरोसल्फोनेशन, तो क्या होगा, सिमिलरली सर आपके पास एक हाइड्रोजन हटेगा और SO2Cl लग जाएगा। एक हाइड्रोजन आपने हटाया CH2 और फिर आपके पास SO2Cl लग गया है, और आपके पास क्या लग गया है, SO2Cl लग गया है, ठीक है। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO2Cl। बड़ी सिंपल सिंपल से रिएक्शंस हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए नंदिनी जी। सर 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 लिखने से नहीं हुआ, बताइए। तो आपके पास ये हो गया है क्लोरोसल्फोनेशन। अब क्लोरोसल्फोनेशन में अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया, अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया यानी कि वाटर दिया है, तो फाइनली आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड आपके पास बन जाएगा SO3H, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO2Cl, CH3 CH2 CH3 SO2 प्लस Cl2 बन गया आपके पास क्लोरोसल्फोनेशन। वाटर डालोगे सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। सर सेकेंडरी में नहीं बनेगा, नहीं, इसमें केवल प्राइमरी 1 डिग्री हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, ठीक है ना, सिंपली 1 डिग्री हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO2Cl, 1 डिग्री हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO2Cl, ठीक है। नो 2 डिग्री हाइड्रोजन, कोई भी 3 डिग्री हाइड्रोजन पे नहीं जाना है, साइड वाले हाइड्रोजन आपके पास बन जाते हैं, ठीक है, मेजर यही बनेगा, ओके। अब आपके पास सर आप देखोगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सारे थे। अब आप कैसे याद रखोगे, तो फोटो हेलोजिनेशन में ये चारों, नाइट्रेशन में सर कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके सारे बनाने हैं। सल्फोनेशन में आपके पास अभी दिख गया है कि ओलियम लगाते हैं, SO3H लगता है। क्लोरोसल्फोनेशन में हाइड्रोजन हटा के SO2Cl लगता है, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस करके बनता है SO3H ही है, ठीक है। अब आपके पास एल्केन के कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, जैसे कि कंबशन,
जैसे कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जैसे कि आइसोमेराइजेशन, जैसे कि एरोमेटाइजेशन, और जैसे कि पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स। तो एक एक करके हम देखते हैं अभी, एक एक करके हम अभी कंबशंस पे जाते हैं। कंबशन आपको पता है हाइड्रोकार्बन की कंबशन कैसे होती है? कंबशन आपको पता है हाइड्रोकार्बन की कंबशन। तो सर हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन कैसे होता है? वेरी सिंपली देखोगे, आपके पास ये एल्केन है CnH2n+2, ये एल्केन है, ठीक है। फिर मैं दे रहा हूं CnH2n, ये एल्कीन है, और फिर मैं लिख रहा हूं CnH2n-2, यानी कि ये एल्काइन है। एल्केन की कंबशन रिएक्शन, फिर देखो एल्कीन की कंबशन रिएक्शन, और फिर आप देखोगे बच्चा एल्काइन की कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में सर हमेशा हम पहले O2 से रिएक्शन कराते हैं। भाई कोई भी जलाने वाली रिएक्शन O2 के प्रेजेंस में ही होती है। कंबशन का मतलब क्या हुआ? जलाना। कोई भी जलाने वाली रिएक्शन O2 के प्रेजेंस में होती है। अब O2 के प्रेजेंस में ध्यान रखिए, यहां पे होता है 3n+1/2। ये याद रखना है कि कितने मोल आपके पास O2 लगेगा, तो 3n+1/2 मोल। यहां कितने मोल O2 लगेगा, दैट इज 3n/2 मोल, और यहां कितने मोल O2 लगेगा, दैट इज 3n-1/2 मोल। 3n+1/2 मोल, 3n/2 मोल एंड 3n-1/2 मोल आपके पास बनेगा। अब एल्कीन का कंबशन हमने कराया है, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा और वाटर निकलेगा। हर में एल्कीन का कंबशन में भी CO2 एंड वाटर ही निकलेगा, और एल्काइन का कंबशन में भी आपके पास CO2 प्लस वाटर ही निकलेगा, CO2 प्लस वाटर ही निकलेगा। आइए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले कितने मोल O2 निकले, कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो देखो n मोल कार्बन डाइऑक्साइड, हर जगह n मोल कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, ठीक हो गया। n+1 मोल वाटर यहां निकलेगा, n मोल वाटर यहां रिलीज होता है, और n-1 मोल वाटर सबसे लास्ट में एल्काइन में रिलीज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आप नॉर्मल जनरल रिएक्शन आपने लिख लिया। नॉर्मल जनरल रिएक्शन लिखने के बाद अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं एक एक, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। एक एक एग्जाम्पल लिखते, पहले यहां तक लिख लो कंबशन रिएक्शन का। ये पूरे हाइड्रोकार्बन का कंबशन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। एरोमेटिक एरोमेटिक के साथ पढ़ेंगे, एरोमेटिक के साथ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लो, पूछा जाता है कि मीथेन में कितने मोल O2 कंबशन में लगेगा, और कितना मोल CO2 निकलेगा, और कितने मोल वाटर निकलेंगे, ये पूछा गया है, मान लो आपके पास, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछा गया है C3H8 प्रोपेन में कितने मोल O2 लगेंगे, कितना मोल CO2 रिलीज हुआ है, और कितने मोल वाटर रिलीज हुआ है, तो जल्दी से बताओगे। आ जाओ। तो सर एल्कीन बनाने के लिए इतना हमें पता है, n की वैल्यू 1 रखा है, और प्रोपेन बनाने के लिए बेटा n की वैल्यू 3 रखा है, ये हमें पता है। तो 3n+1/2, 3n मतलब 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 हो गया, 2 मोल O2 लगेगा। n मोल यानी कि 1 मोल CO2 रिलीज हो रहा है, n+1 ये रिलीज होता है यानी कि 2 मोल वाटर रिलीज होगा। 3n+1/2, 3 × 3 यानी कि 27 + 1/2 28, 28/2 यानी कि 14 मोल O2 कंज्यूम होगा। उसमें 3 मोल CO2 निकलेगा और 4 मोल n+1 मोल वाटर निकल जाएगा। एकदम सही है, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह बच्चों अगर एल्कीन का निकालना हो, मान लो C2H4 का निकालना है एल्कीन, इसमें कितने मोल O2 लगेंगे ताकि पूरा पूरा कंबशन हो जाए, पूरा पूरा CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहां पे n की वैल्यू आपने 2 रखी है, और एल्कीन में 3n/2 होता है, तो 3n/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 मोल O2 कंज्यूम होगा। अब 3 मोल O2 ले, कितने मोल बनेगा, n मोल बनेगा, और n मोल ही आपके पास वाटर रिलीज होगा। समझ में आया? n मोल ही वाटर रिलीज होगा। अगर मान लीजिए एल्काइन की बात कर रहे हैं C2H2, तो n की वैल्यू बेटा 2 है, 3n-1/2, 3n यानी कि 6 -1/2 मतलब 5/2, तो 2.5 मोल, 2.5 मोल आपका O2 कंज्यूम होगा।
कितने मोल वाटर बनेगा? तो 2 मोल CO2 और N-1 यानी कि 1 मोल वाटर रिलीज होगा। समझ में हो गया? सेकेंड वाला, आइए सेकेंड वाले में C2H4 हो गया है, N की वैल्यू 2 रखा है, 3N/2 रखोगे तो 3 इंटू 2/2 कितना हो गया? 3 मोल O2 रिलीज हो गया। ठीक है, उसके बाद कितने मोल? तो 2 मोल हो गया है। उसके बाद हाँ सही तो है, सही तो है। अब देखो, नहीं समझे इसका मतलब ये नहीं समझे, आपको दोबारा समझाया जा रहा है, मोल कॉन्सेप्ट में भी समझाया भाई। इसमें सिंपल है, अगर एल्केन है तो जो भी एन एल्केन है, मतलब एन की वैल्यू 1 है तो मीथेन बनेगा, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 5 है, तो एन की वैल्यू यहां से निकालोगे, 3n + 1/2 करोगे तो O2 के मोल निकल जाएगा। ठीक है, 3n + 1/2 करोगे O2 के मोल निकल जाएगा। जितना n रखा है उतना ही CO2 है, n + 1 यानी कि वाटर हो जाएगा। सेकंड में देख लेते हैं बेटा, सेकंड में आपके पास क्या है? C2H4 है। सेकंड में आपके पास क्या है बच्चों? C2H4 है। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, 3n/2 करोगे तो 3 इंटू 2/2 करोगे तो 3 मोल आपके पास आ गए O2। बहुत बढ़िया। उसके बाद n मोल CO2 निकलेगा और n मोल ही वाटर निकलेगा। सही तो है, n मोल CO2 निकलेगा और n मोल ही वाटर निकलेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट है। व्हाट इज सही तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये सेकेंड वाला कह रहे हो तो 3n + 1/2, 3 इंटू n प्लस मतलब 10/2 यानी कि 5 हो गया। अच्छा, ये वाला कह रहे हो आप, 3 3 9, ओके, तो यहां पे आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 3 मोल हो गया, 4 मोल हो गया। अब सही है, नो प्रॉब्लम, अब सही है। चलिए, तो n की वैल्यू आपको रखना है एल्केन, एल्कीन, अल्काइन में सीधा इस फॉर्मूले में पुट करना, मतलब कहीं कोई मैथ्स नहीं है, सीधा फॉर्मूले में पुट करो। अगर एल्केन है तो ये फॉर्मूला लेगा, एल्कीन है तो ये फॉर्मूला लेगा, अल्काइन है तो ये फॉर्मूला लेगा, बस कुछ नहीं किया डिफरेंस। मतलब इसमें समझ में नहीं आने वाला कोई चीज आई नहीं। ठीक है ना, इसमें समझ में नहीं आने वाला कोई चीज है ही नहीं। आइए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। आइए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं। तो देखो, एल्केन से बेटा हम एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं। ठीक है ना, एल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं? आइए, तो एल्केन से आपके पास एल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्केन से हम ऑक्सीडाइज करके एल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्केन से हम ऑक्सीडाइज करके बेटा एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, और एल्केन से ऑक्सीडाइज करके हम एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। एल्केन से ऑक्सीडाइज करके एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। एल्केन से ये 3 चीजें बना सकते हैं। ठीक हो गया, 3 चीजें हम बना सकते हैं। देखो, अब ये सब ऑक्सीडाइज होगा, देखो, क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऐड होगा, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन। इसमें है ऑक्सीजन तो सब ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन एल्केन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। हर बार कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी एल्केन से एल्कोहल बनाना है तो आपको रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल होगा। जब भी आपको एल्केन से एल्कोहल बनाना है तो रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब बहुत हाई प्रेशर 100 ATM प्रेशर पे एंड 573 केल्विन पे, 100 ATM प्रेशर पे एंड 573 केल्विन पे आपका ये काम होगा। ठीक है, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब 100 ATM प्रेशर और 573 केल्विन पर ये काम होगा। एल्डिहाइड अगर बनाना हो तो अगेन हमारे पास मॉलिबेडनम ट्राइऑक्साइड का ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, जिससे एल्डिहाइड बनेगा। मैंगनीज एसीटेट की जब आप बात करोगे, MnCH3COO होल ट्वाइस। ठीक है, मैंगनीज एसीटेट की जब आप बात करोगे तो आपके पास एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हर स्टेप में तीनों में अलग अलग होगा, हर स्टेप में तीनों में अलग अलग होगा। एल्केन से आपको अल्कोहल बनाना है तो ऐसा, एल्डिहाइड बनाना है तो ये लेना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ये लेना पड़ेगा। बड़ी सिंपल। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास टर्शियरी अल्केन है, इफ यू हैव टर्शियरी अल्केन, तो वो सिंपली नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी काम हो जाएगा।
सिंपली आप KMnO4 डालोगे तो ही अल्कोहल बन जाएगा। सिंपली KMnO4 डालो और आपके पास अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। जैसे टर्शियरी एल्केन आपके पास है, यानी कि 3 डिग्री एल्केन अगर आपके पास है, तो 3 डिग्री एल्केन में नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, यानी कि नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO4 भी ये काम कर जाएगा। तो ये याद करना है आपको कि कैसे एल्केन से बेटा अल्कोहल बनता है। तो एल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए 3 डिग्री एल्केन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपके पास सिंपली ऑक्सीडेशन प्रोसेस इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया है? ठीक है, क्लियर हो गया है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये लिख के दूं, मान लीजिए आपके पास मैं ये लिख के दूं, मीथेन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया है, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब, क्या बनेगा सर? रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब देखने से ही हमें लग रहा है कि सर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कार्बन का अल्कोहल बन गया है। यहां पे देखोगे एक कार्बन में अगर आपने पास क्या किया है, मॉलिबेडनम ट्राइऑक्साइड लिया है, तो सर ये एल्डिहाइड बनके तैयार हो जाएगा। मॉलिबेडनम का ट्राइऑक्साइड लिया है तो एक कार्बन में एल्डिहाइड बनके तैयार हो जाएगा। जैसे यहां देखो, अगर आपने 2 कार्बन का वो लिया है तो आपके पास 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये देखो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार हो गया। सर टर्शियरी एल्केन है, तो टर्शियरी एल्केन में अगर आपने KMnO4 डाला है तो टर्शियरी एल्केन में KMnO4 डालने से अल्कोहल बनके तैयार हो गया। ठीक है, यही ऑक्सीडेशन है एल्केन्स का। 3-4 है टोटल टर्शियरी एल्केन मिला के, बस आपको यही ध्यान रखना है और ये याद ही करना पड़ेगा। कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपली एल्केन भी ऑक्सीडाइज होता है, बट वेरी हाई टेम्परेचर विग्रस कंडीशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला सर, थर्ड कौन सेकेंड वाला भाई? तुम्हारा कमेंट बहुत देर में पहुंच रहा है, आइए। अब 2 है, आइसोमेराइजेशन, फिर आपके पास एरोमेटाइजेशन और फिर पाइरोलिसिस। आइसोमेराइजेशन क्या होता है? आइए देखो, अगर आपके पास स्ट्रेट चेन एल्केन है, ठीक है, 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन जितने का भी, अगर आपके पास बच्चों स्ट्रेट चेन एल्केन है, यानी कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, तो एनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्क HCl अगर आप लेते हो, अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्क HCl के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो स्ट्रेट चेन एल्केन आपके पास ब्रांच्ड एल्केन बन जाता है। स्ट्रेट चेन एल्केन जो है ये ब्रांच्ड एल्केन बन जाता है। ठीक है, सिंपली स्ट्रेट चेन एल्केन आपका ब्रांच्ड एल्केन बन जाता है। स्ट्रेट चेन एल्केन क्या होता है? लो क्वालिटी फ्यूल होता है। ठीक है ना, लो बताया था आपको कि सर ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स में इस्तेमाल होता है, LPG CNG। जो ब्रांच्ड एल्केन होता है ना वो हाई क्वालिटी फ्यूल होता है, तो ये लो क्वालिटी फ्यूल से हाई क्वालिटी फ्यूल बनाने के लिए बच्चों आइसोमेराइजेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। और कैसे? तो एनहाइड्रस AlCl3 कॉन्क HCl कर दो। जैसे मान लो आपके पास 4 कार्बन का 1 2 3 4 कार्बन का ये बन गया, एनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्क HCl में सर ये क्या होगा आपके पास? सिंपली स्ट्रेट चेन आपके पास ब्रांच्ड एल्केन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया, स्ट्रेट चेन आपके पास ब्रांच्ड एल्केन बनके तैयार हो जाएगा। जैसे सिंपली ये देखो सर, ये 4 कार्बन का एनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्क HCl है, तो 4 कार्बन के बजाय 3 कार्बन बन जाएगा, CH3 CH, ब्रांचिंग हो जाएगी, आइसोमराइजेशन हो जाएगा, आइसोमर बन जाएगा उसका। ठीक है, चेन आइसोमर बन गया। अब इसमें देखो, इसका एनहाइड्रस AlCl3 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4, एक ये पहले से है, एक यहां आप लगा दो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो स्ट्रेट चेन से ब्रांचिंग हो गई है और हमेशा चेन आइसोमर बनेगा, एनहाइड्रस AlCl3 कॉन्क HCl। ठीक है ना, हमेशा आइसोमर बनके तैयार हो जाएगा और ब्रांच्ड एल्केन बन गया है। जैसे ये देखो, ये आपके सामने है, कितना हो गया? 4 और 2 6 है ना, 6 है तो आप 5 बना दो, 1 2 3 1 2 3 4 5 बना दो, एक यहां बना दो, या फिर आप ये भी इससे ये भी बन सकता है, ये वाला भी आइसोमर बन सकता है, दोनों ही आइसोमर सही है। ठीक है ना, या तो ये बना लो या तो ये बना लो। देखो
4 और 2 6 हैं, टोटल 6 हैं, तो 5 का चेन बनेगा। 5 का चेन या तो ये दोनों में से सही है। अब आ जाओ 6 और 2 8 है, ठीक है, ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन से बेटा एनहाइड्रस Cl3 या कॉन्क HCl लोगे तो फिर आपके पास आइसो ऑक्टेन बनता है। और आइसो ऑक्टेन क्या है? 5 कार्बन का बनेगा CH3, कार्बन CH3 CH2 1 2 3 4 और 5, तो ये आइसो ऑक्टेन बन गया, ठीक है। 8 कार्बन से आपके पास देख लो आइसो ऑक्टेन बनके तैयार हो गया एनहाइड्रस Cl3। ये आपके पास एक्सेप्शनल है, याद रखना है। 8 से 7 कार्बन का ना बनके सीधा आइसो ऑक्टेन बनता है। क्यों? आइसो ऑक्टेन हाई क्वालिटी फ्यूल है। आइसो ऑक्टेन बच्चे हाई क्वालिटी फ्यूल है, ठीक है। बस अब आ जाओ, लास्ट केस इज एरोमेटाइजेशन। बड़ी सिंपल एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन बड़ी सिंपल है। मान लीजिए आपके पास एल्केन है, लेकिन कंडीशन ये है एल्केन की कि 6 और मोर कार्बन की होनी चाहिए। क्यों? 6 कार्बन से नीचे भाई बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन तो मिनिमम 6 कार्बन का होगा। अब इसमें अगर आप Cr2O3 लेते हो या V2O5 लेते हो, या तो Cr2O3 लेते हो या फिर V2O5 लेते हो, ठीक है, या फिर मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड ले लो जिससे वो एल्डिहाइड बना था, ठीक है। बट अगर ये 6 कार्बन का है तो क्या बन जाएगा? सीधा सीधा आपके पास एरोमेटिक बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। आइसोमेराइजेशन के लिए आपको रिएजेंट याद करना है, अल्कोहल बनाने के लिए रिएजेंट याद करना है, एल्डिहाइड बनाने के लिए रिएजेंट याद करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रिएजेंट याद करना है, इसके लिए रिएजेंट याद करना है Cr2O3, V2O5 या फिर आपके पास मॉलिब्डेनम का ट्राइऑक्साइड। ये सब स्ट्रॉन्ग विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो ये 7 कार्बन है, अब 7 कार्बन है तो उसमें से 6 को तो वो एरोमेटिक बना देगा। 7 कार्बन है, 6 को तो एरोमेटिक बना देगा, 7वां ऐसे लगा दिया बस। अगर मान लीजिए 8 कार्बन है और आपके सामने ये वेरी हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, देखो 500 डिग्री सेल्सियस है, तो एरोमेटिक तो बन गया। 2 कार्बन को ऐसे भी रख सकते हो भाई, इथाइल बेंजीन बना दो, या फिर 2 कार्बन को आप डाइमिथाइल बेंजीन बना दो, या फिर आप एक काम कर सकते हो सर, डाइमिथाइल बेंजीन के बाद ये ऑर्थो पोजीशन पे ये लग गया, ऐसा ऐसा ऐसा, या फिर आप एक मेटा पोजीशन लगा लो, ये और ये, या फिर आप एक पैरा पोजीशन लगा लो, देन इट विल बी लाइक दिस। पैरा पोजीशन लगा दो, देन इट विल बी लाइक दिस, ऑर्थो मेटा पैरा। इथाइल डाइमिथाइल ऑर्थो मेटा पैरा, ये आपके पास बन चुका है। Cr2O3 मॉलिब्डेनम या फिर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये क्या करते हैं सर? एरोमेटिक रिंग्स बना देते, 6 कार्बन को पकड़ के एरोमेटिक बना देता है, ठीक है। 6 कार्बन को पकड़ के एरोमेटिक बना देता है। लास्ट इज पायरोलिसिस, ठीक है। आज के लिए काफी नहीं, रुक जाओ, डाइमिथाइल नहीं, बिल्कुल सही है, वो ही बनेगा, ठीक है। चलिए पायरोलिसिस का मतलब क्या है सर? क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि बीच से हाइड्रोकार्बन को क्रैक करना, तोड़ना, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बीच से तोड़ना। और ये बेटा हमेशा 500 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 773 केल्विन, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर आपके सामने 500 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो हाइड्रोकार्बन टूट जाएगा, ठीक है ना। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है? हायर अल्केन कन्वर्ट्स टू लोअर अल्केन, हायर अल्केन गेट्स कन्वर्टेड टू, या गेट्स, हायर अल्केन गेट्स कन्वर्टेड टू लोअर अल्केन्स, हायर अल्केन्स गेट्स कन्वर्टेड टू लोअर अल्केन्स, ठीक हो गया। हायर अल्केन जो है आपका लोअर अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे जैसे मान लो ये पायरोलिसिस है, CH4 है। अब CH4 को क्या होगा? जितने हाइड्रोजन है सबको तोड़ दो भाई, 500 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन सारे जल गए, हाइड्रोजन सारे अलग हो गए, कार्बन ब्लैक बन जाएगा। ये दिस इज कार्बन ब्लैक, कार्बन जल जाएगा। अगर मान लो इसको तोड़ना है तो क्या करोगे आप? सबसे पहले हाइड्रोजन तोड़ो,
सबसे पहले हाइड्रोजन टूटेगा, तो दोनों जगह से हाइड्रोजन टूट गया और आपके पास H2 निकल गया। सबसे पहले हाइड्रोजन बेटा टूट गया और आपके पास H2 निकल गया। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन एक कहां गया भाई, सबसे पहले हाइड्रोजन टूटा और आपके पास H2 निकल गया है। नेक्स्ट, जैसे मान लो आपके पास ये करना है, अगेन आप हाइड्रोजन निकाल दो किसी भी दो से, तो फर्दर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड H2 बन जाएगा और H2 तो निकलेगा ही। फिर आपके पास कार्बन कार्बन भी टूटेगा, फिर आपके पास कार्बन कार्बन भी टूटेगा, यानी कि देखो CH4 तो बनेगा ही और साथ में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, यानी कि हायर एल्कीन एल्कीन और लोअर एल्कीन में कन्वर्ट होगा। कैसे बन रहा है देखो सर, यहां पे 4 कार्बन का है, तो सबसे पहले तो कार्बन CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले ये वाला एल्कीन बन गया है। सबसे पहले देखोगे ये वाला एल्कीन बन गया है। मिडिल में एल्कीन बनाओ आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, मिडिल में आपके पास एल्कीन बन गया है। भाई सबसे पहले साइड में एल्कीन बनाए फिर मिडिल में एल्कीन बनाए, फिर क्या होगा, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन यहां से उठाया, हाइड्रोजन यहां से उठाया, हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकता हूं बट सेम हो जाएगा। फिर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो देखो आपके पास एल्कीन बनके तैयार हो गया, एक एल्कीन बन गया और प्लस आपके पास एक कार्बन का CH4 बन गया है। ठीक है, बीच से तोड़ोगे तो बीच से जब आप तोड़ते हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के 2 मोल निकल जाते हैं। ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो ठीक है, बीच से जब आप तोड़ोगे तो एक तरफ एल्कीन बन गया और दूसरा आपका एल्कीन बनके तैयार हो गया। बोल दो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, आपका एल्कीन हो गया फिनिश। ठीक है, कल से हम एल्कीन स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट एल्कीन। एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम जानेंगे, कल हम लोग एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानेंगे, फिर एल्कीन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन जानेंगे, तो फिर एल्कीन खत्म होगा। ठीक है सर, रिएजेंट Mn2O3 इन कैटालिटिक और कैसे पहचानेंगे, क्या कर बेटे, Mn2O सबका मैकेनिज्म अलग है, पायरोलिसिस में तो कोई रिएजेंट है नहीं, केवल टेम्परेचर है। फिर यहां आ जाओ, इसके लिए पायरोलिसिस से पहले ये एकदम ही अलग है, Cr2O3 500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, भाई इनको 500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो एरोमेटिक बनेगा। उससे पहले एनहाइड्रस AlCl3 कौन का Cl ये कहीं नहीं है। ठीक है, उससे पहले आइसोमेराइजेशन से पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का प्रोसेस दिया हुआ है। तो आप देखो सारे रिएजेंट्स एक दूसरे से अलग हैं। जब आप इसको एक चार्ट पे लिखोगे, जैसे मान लो ये चार्ट मैंने बनाया, ये चार्ट मैंने आपको बना के दिया, इन सब के आगे लिख लो एरोमेटाइजेशन में कौन सा रिएजेंट है, इसके आगे कौन सा रिएजेंट है, इसके आगे कौन सा रिएजेंट है, इसके आगे कौन सा रिएजेंट है। शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसको बना लीजिए, फिर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी भी करा देते प्लीज बेटा, एनसीईआरटी इसमें हर कुछ कवर्ड है, मतलब कुछ भी अलग से देखने की जरूरत आपकी नहीं है। ठीक है, यस। चलिए कल तो क्लास नहीं होगी, क्यों, रीजन बताओ। कल सर, आज सर का शादी है तो सब लोग उधर जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं मतलब कल की क्लास के बारे में, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय। पीडीएफ अभी डल जाएगी।